पॉलिटिकल साइंस है भारत का संवैधानिक विकास। अध्याय 1 है संविधान। संविधान क्या है? भारत का संवैधानिक विकास कैसे है? भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ? संवैधानिक विकास मतलब संविधान के अनुसार शासन करना। संवैधानिक का मतलब होता है संविधान के अनुसार कोई भी शासन करना, काम करना। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन वह वैधानिक दस्तावेज है। संविधान क्या है? वैधानिक दस्तावेज होता है, वैधानिक दस्तावेज है। इसी में संविधान में, जिसमें मतलब का संविधान में शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है। संविधान में किसका वर्णन होता है? शासन का मूलभूत सिद्धांत का वर्णन होता है। पूछेगा शासन के मूलभूत सिद्धांत का वर्णन किसमें होता है? संविधान में होता है, जिनके अनुरूप किसी भी देश का, कोई भी राज्य का, देश हो या राज्य हो, देश हो या राज्य के शासन का संचालन करता है। संविधान क्या है? वैधानिक दस्तावेज है और संविधान शासन के मूलभूत सिद्धांत का वर्णन बताता है। शासन के सिद्धांत का वर्णन बताता है और यही शासन के मूलभूत सिद्धांत का मतलब है कोई भी देश के या राज्य हो उसके शासन के बारे में बताता है कि कोई भी देश में या राज्य में शासन कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, उसका संचालन का वर्णन बताता है। कौन? संविधान। संविधान और बताता है किसी भी देश के संविधान जो होता है, कोई भी देश का संविधान जो होता है, शासन के मूलभूत, शासन माने कोई भी शासन, देश या राज्य में शासन के मूलभूत आदर्श का संकेत बताता है ना। शासन का जो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, उसका मूलभूत आदर्श का संकेत बताता है, संकेत मिलता है। और साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग मतलब का कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, वो विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच, वो तीनों अंगों के बीच किस प्रकार का अंतर संबंध होगा और किस प्रकार शक्ति संतुलन होगा, इसके बारे में चर्चा करता है संविधान। संविधान क्या दिखाता है? शासन के मूलभूत आदर्श बताता है और विभिन्न सरकार के विभिन्न अंग होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनके बीच का किस प्रकार संबंध होगा और किस प्रकार एक दूसरे पर शक्ति कर ले रहेंगे, किस प्रकार शक्ति का संतुलन करेगा, उसके बारे में चर्चा बताता है संविधान। वही संविधान जो है सरकार के साथ जनता के संबंध का भी निर्धारण करता है। जनता का जो संबंध है, कोई एक दूसरे के जनता दूसरे जनता से कैसे संबंध रखेगा, उसके बारे में भी बताता है संविधान। न तो लड़ाई होता तुरंत। संविधान के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान जनता का संबंध को तो बतावे करता है, राजनीतिक व्यवस्था का भी कैसा बुनियादी ढांचा होगा, राजनीतिक व्यवस्था कैसा देश में राजनीतिक व्यवस्था होगा, उसका भी बुनियादी ढांचा भी तैयार करता है, निर्धारित होता है, जिसके अंतर्गत संविधान के अंतर्गत जनता शासित है। जनता के संबंध को निर्धारित करता है और राजनीतिक जो व्यवस्था है देश में, मुख्यमंत्री के पास कितना शक्ति रहेगा, प्रधानमंत्री के पास कितना शक्ति रहेगा, उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा भी निर्धारित करता है। और तो और यही राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा, बुनियादी ढांचा भी निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत यही जनता का शासित होता है। यही राजनीतिक व्यवस्था में क्या होता है? जनता शासित होती है, यानी कि संविधान के अंतर्गत जनता शासित होती है, जनता लोग शासन करते हैं। किसी राष्ट्र के, राष्ट्र माने कोई भी देश का, चाहे पाकिस्तान रहे, इंडिया, कोई भी रहे, कोई भी देश का, कोई भी राष्ट्र का संविधान रहेगा तो संविधान में निहित दर्शन होता है। संविधान में निहित दर्शन होता है। यही निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहाँ जिस देश में होगा संविधान, वहाँ अगर भारत में हो तो भारत में संविधान होगा, भारत में संविधान होगा तो भारत में निहित दर्शन भी होगा। यही निहित दर्शन बताता है कि किस प्रकार की सरकार है ना। अगर अमेरिका में संविधान में निहित दर्शन है तो अमेरिका के किस प्रकार की सरकार है, यही बताता है। वहाँ किस प्रकार की सरकार है, यही बताता है निहित दर्शन। संविधान में लिखा है निहित दर्शन, तो हाँ, तो वहाँ जिस देश में संविधान है वहाँ के किस प्रकार का सरकार है, वही बताता है। जिस कहने का मतलब है ना, जिस देश में संविधान में है, उस संविधान में निहित दर्शन लिखल है, उस देश का किस प्रकार की सरकार चलता है, वही निहित दर्शन से पता चलता है। संविधान जो है, संविधान राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। संविधान का काम है क्या? राष्ट्र के जो शासन है, राष्ट्र का शासन, राष्ट्र माने देश के शासन, उसी का शासन के बारे में
शासन के दर्शन के बारे में, यानी शासन के रूपरेखा तैयार करता है। उस देश में संविधान है तो समझिए कि उस देश के शासन के रूपरेखा तैयार करता है। कैसा देश में शासन होगा, नहीं होगा, है ना, किसके पास कितना शासन करने की शक्ति होगा, उसका रूपरेखा तैयार संविधान करता है। तो यहाँ देखें हम लोग, संविधान में जिस देश में संविधान है तो वहाँ निहित दर्शन होता है। निहित दर्शन दर्शाता है कि किस प्रकार का संविधान है, और संविधान बताता है कि देश के या राष्ट्र के शासन के रूपरेखा तैयार करता है। संविधान को देश की आधारभूत विधि भी कहा जाता है। फंडामेंटल लॉ माने आधारभूत विधि कहा जाता है किसको, संविधान को भी कहा जाता है, जो जनता के विश्वास और जनता के आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। कहने मतलब संविधान जो है ना, संविधान कोई भी देश का आधारभूत विधि है। देश के क्या है, देश के आधारभूत विधि है, फंडामेंटल लॉ है। आधारभूत विधि का मतलब होता है जनता के विश्वास दिलाता है संविधान, और आकांक्षाओं को बताता है। जनता के विश्वास और जनता को आकांक्षाओं को बताता है संविधान, इसलिए आधारभूत विधि कहा जाता है इसको, संविधान को। देश के संविधान है उसको आधारभूत विधि कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जनता का विश्वास दिलाता है और आकांक्षाओं को बताता है, इसलिए संविधान को आधारभूत विधि कहा जाता है। संविधान जो है संबंध के देश के नागरिक के लिए, कोई भी संबंधित देश है, कोई देश का है जहाँ संविधान है, उस जिस देश में संविधान है उस देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है, कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है, और साथ ही उनके नागरिक के अधिकार के साथ साथ कर्तव्य को भी परिभाषित करता है, नागरिक अधिकार और नागरिक के कर्तव्य को बताता है। एक बार डिवाइड कर लेते हैं। संविधान के बारे में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वैधानिक दस्तावेज है, शासन के मूलभूत सिद्धांत का बताता है। संविधान शासन करने का जो मूलभूत सिद्धांत है उसी का बताता है सिद्धांत, शासन के मूलभूत सिद्धांत का वर्णन करता है। और देश के संविधान जो है देश के और राज्य के, जिस देश में संविधान है उस देश में देश का और राज्य के शासन के संचालन करता है। देश में कैसा देश में शासन होगा और राज्य में कैसा शासन होगा उसके बारे में बताता है संविधान, यानी कि देश के और राज्य के शासन का संचालन करता है संविधान। कोई भी देश का संविधान रहेगा तो संविधान से शासन के मूलभूत आदर्श का संकेत मिलता है। शासन के मूलभूत आदर्श, शासन करने का जो मूलभूत आदर्श है, व्यवहार को शासन किस तरह से करना है उसका आदर्श बताता है, आदर्श का संकेत मिलता है। और साथ ही यह भी बताता है कि सरकार के विभिन्न अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उसके बीच किस प्रकार से कार्य करेगा तीनों, और उनके बीच तीनों के बीच किस प्रकार का अंतर संबंध और शक्ति संतुलन होगा उसके बारे में बताता है। संविधान जो है, संविधान है ना, सरकार के साथ का ठीक ना, सरकार के साथ, सरकार और जनता के बीच कैसा संबंध रहेगा इसके बारे में भी चर्चा बताता है। सरकार और जनता के संबंध को भी निर्धारित करता है, सरकार और जनता के बीच में संबंध बताता है, और राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा भी तैयार करता है। राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलेगा देश में उसकी बुनियादी ढांचा भी तैयार करता है संविधान। इसी से यही बुनियादी ढांचा जो होता है राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित होता है। इसी से जनता शासित होता है, जनता का शासन होता है ना। किसी देश में संविधान है तो वहाँ निहित दर्शन होता है। वही निहित दर्शन यह बताता है कि जिस देश में है संविधान वहाँ किस प्रकार का सरकार होगी। संविधान ये भी बताता है कि राष्ट्र में जो शासन चलेगा उसका रूपरेखा कैसा होगा, शासन करने का रूपरेखा उसका बताता है। संविधान देश की आधारभूत विधि है। आधारभूत विधि मतलब कि फंडामेंटल है। आधारभूत विधि है जो जनता के, आधारभूत विधि का मतलब क्या होता है, जनता के विश्वास दिलाता है और जनता के आकांक्षाओं को बताता है। संविधान जो है नागरिक के लिए कुछ अधिकार भी देता है। नागरिक के लिए कुछ अधिकार, वही नागरिक के लिए अधिकार तो नागरिक के लिए कर्तव्य को भी बताता है, परिभाषित करता है संविधान। भारत का संवैधानिक विकास जो है कोई निश्चित समय पर इसका विकास नहीं हुआ है, निश्चित समय पर नहीं हुआ, क्रमिक विकास हुआ। आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, धीरे धीरे बढ़ा। ब्रिटिश काल के समय धीमी गति से विकास हुआ था संवैधानिक, वही बोल रहा है। भारत का संवैधानिक विकास, यह भारत का संवैधानिक विकास जो है इसका निर्माण भारत का संवैधानिक विकास निश्चित समय पर नहीं हुआ है। तो कैसे हुआ? यह क्रमिक विकास है। कैसा? क्रमिक विकास है।
का परिणाम है। क्रमिक माने आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, तरसों धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, इसलिए क्रमिक विकास कहते हैं। निश्चित समय पर विकास नहीं हुआ। जब ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ था। ब्रिटिश भारत का संवैधानिक विकास निश्चित समय पर नहीं हुआ है, क्रमिक विकास है। ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ है। भारत का संवैधानिक विकास दो भाग में बट गया है। दो प्रकार से संवैधानिक विकास दो तरह से हुआ है। एक तो हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के समय होता विकास, संविधान का विकास। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। दूसरा है ब्रिटेन की सरकार क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की सरकार को कहते हैं क्राउन। इसी के समय संविधान का विकास हुआ है। दो भाग में बढ़ जाता है विकास। भारत का संविधान विकास हुआ पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश सरकार का ही है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता है तो रेगुलेटरी एक्ट आता है 1773 में। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कहेगा तो 1784 में। पिट्स कहेगा तब। चार्टर एक्ट आता है 1793 में। चार्टर एक्ट 93 में। फिर चार्टर एक्ट 1813 में। फिर चार्टर एक्ट 1833 में। चार्टर एक्ट 1853 में। यानी कि रेगुलेटरी एक्ट कहेगा 73 में 1773। पिट्स 1784। चार्टर पहला चार्टर आया था 93 में 1793 के बाद 73, 84, 93, फिर 1813। दूसरा 1800 में आ जाता है 13 में। तीसरा आता है 1833 20 वर्ष बाद। 1853 में 20 वर्ष बाद। पहला खाली बोल देना है 1793 में। फिर 20 जोड़िएगा 1813। फिर 20 जोड़िएगा 33। फिर 20 जोड़िएगा 33 से 20 53। पहला 93 में जब हुआ तो 10 से जोड़ना होगा जी। 93 10 नहीं 20 से जोड़ना होगा। 20 खाली जोड़ते जाओ मिल जाएगा। 1793 13 33 20 53। 93 याद कर लो। 1793 चार्टर एक्ट। रेगुलेटरी एक्ट 1713 73 में 11 जोड़ेगा तो 84। रेगुलेटरी एक्ट 1773। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चार्टर एक्ट 1793। 93 20 13 13 20 33 33 20 53। 4 गो चार्टर एक्ट 1 2 3 4 गो। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन जो हल था, संविधान का विकास हल था। संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास माने संविधान के अनुसार चलने वाला विकास संवैधानिक विकास कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 में आया था। 1853 के बाद 1858 5 वर्ष के बाद आ गया था ब्रिटिश क्राउन ना। चार्टर एक्ट 1853 में चलता ही था। 305 जोड़िएगा था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत परिषद कहेगा। देखिए यहाँ इतना ही अंतर है। शासन है भारत शासन अधिनियम 1858। भारत परिषद 1861 में। परिषद कहेगा 1861 में। भारत परिषद अधिनियम दूसरा हल था, ये पहला हल था, ये दूसरा कहेगा तो 92 में। भारत परिषद अधिनियम 1909 में। भारत शासन अधिनियम फिर आता है। भारत शासन अधिनियम 1858 में। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1919 में। फिर शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत स्वतंत्र आ जाता है, स्वतंत्र भारत हो जाता है 1947 में। भारत परिषद अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858 में। परिषद आ जाएगा 1861 में। परिषद 2 आ जाएगा 92 में 1892 में। फिर परिषद 3 है, 3 आ जाएगा 1919 में ना। मारले मिनटो है लगता है कि देख लीजिएगा। अब भारत शासन अधिनियम दूसरा तो पहला तैयार था 1898 में। दूसरा तैयार था शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 में। जेम्स फोर्ड सुधार है। भारत शासन अधिनियम 1935। फिर स्वतंत्र हो जाता है 1947। भारत में जब ब्रिटिश हाल था, यही ब्रिटिश क्राउन, यही ब्रिटिश 1600 में आया था। ईस्ट किस रूप में आया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश जो आया था शुरू तो डायरेक्ट ब्रिटिश नहीं आया था, डायरेक्ट आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आया था। ब्रिटिश आया था 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आया था। व्यापार करने आया था, शुरू से व्यापार करने आया था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। महारानी को क्यों बोलते हैं? एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा 1700 चार्टर आया था ना 1793 में, 1813 में, 1833 में, 53 में। वही चार्टर के द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। महारानी एलिजाबेथ जब प्रथम थी, चार्टर के द्वारा इनको अधिकार मिल था कि तो भारत में व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकार मिल था इसको भारत में व्यापार करने के लिए। कंपनी जिसके कार्य अभी तक है ना, कंपनी चलती है महारानी एलिजाबेथ कंपनी कर थी। कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्य तक ही सीमित थे। जब चार्टर में था तो व्यापारिक तक ही सीमित है।
कंपनी जो थी मात्र व्यापार करने के उद्देश्य तक ही सीमित है, व्यापार करेंगे, इसके ज़्यादा आगे कम नहीं करेंगे। लिखा करेगा व्यापारी के साथ साथ 1765 ईस्वी में बंगाल में 1765 ईस्वी में कंपनी का किया है ना, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय भारत में व्यापार करने के अधिकार प्राप्त था। और कंपनी आया, कंपनी ने कहा कि हमारा मेरा उद्देश्य है, हम व्यापार करने के उद्देश्य तक किसी में कुछ नहीं करेंगे, टांग नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन 1765 ईस्वी में कंपनी आता है बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, 3 एक जगह था। बंगाल बस से बंगाल से बगल में बिहार और बंगाल के बगल में उड़ीसा के दीवानी बन जाता है, दीवानी अधिकार प्राप्त होता है, दीवानी प्राप्त होता है। दीवानी का मतलब होता है अर्थात राजस्व, और दीवानी न्याय का अधिकार मिलता है। दीवानी राजस्व, दीवानी न्याय का अधिकार प्राप्त कर लेता है कौन? कंपनी। दीवानी मतलब कि राजस्व, दीवानी न्याय तो अधिकार प्राप्त कर ही लेता है। उसके साथ ही भारत में कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति जो होता है, कंपनी की जो क्षेत्रीय शक्ति, मान लीजिए बंगाल में कंपनी अधिकार कर लेता है, बंगाल के बगल में क्षेत्र होगा, बगल अगल जितना क्षेत्र था सब शक्ति, क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गया। पहले बंगाल पर बिहार में दीवानी अदालत, दीवानी प्राप्त किया, दीवानी को राजस्व, दीवानी न्याय अधिकार प्राप्त किया। फिर कंपनी का क्षेत्रीय शक्ति बनाने के बारे में सोचने लगा, क्षेत्रीय शक्ति मजबूत बनाना शुरू कर दिया। जिस समय तक 1858 में 1853 हल था, 53 में 5 1858 में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 आगल था। वही कह रहा 1858 ईस्वी तक भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। 1858 तक का रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आता है, ठीक ना। 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, 1858 तक रहा तक। ब्रिटेन की संसद आ जाता, फिर जब ब्रिटेन का संसद आता है ना 1858 के बाद, तो बन जाता भारत शासन अधिनियम 1858। ब्रिटेन के संसद आता है, विभिन्न अवसर पर संसद क्या करता था, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के जो राजा होता था ना, राजा कर रहे हैं, संसद विभिन्न अवसर पर अनेक कानून बनाता था। और बहुत सारा कानून बना करके या आदेश पत्र, कंपनी चार्टर को कहते हैं, आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। उसके बाद ब्रिटेन का शासन आता। ब्रिटेन संसद के द्वारा विभिन्न अवसर पर कानून बनाते रहा और आदेश पत्र जारी करते रहा, और आदेश पत्र जारी किया और ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण रखता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तुमको इतना काम करना है, वहाँ कैसे करना है, नहीं करना है, यही ब्रिटेन का संसद करता था। विभिन्न अवसर पर अनेक कानून और या आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन, कंपनी का जो शासन था उसी पर नियंत्रण रखती थी ब्रिटेन के संसद। इन्हीं कानून जो बनाता था ब्रिटेन के संसद, वही कानून ने धीरे धीरे कब्जा करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी पर धीरे धीरे भारत में भी संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार कर दिया। भारत में भी संवैधानिक विकास किस तरह से, कोई भी विकास होगा, कोई भी काम होगा, उस संविधान के अनुसार होगा, क्योंकि ब्रिटेन के संसद किया, इसलिए संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार कर दिया। वहीं से कहा जाता है ना, संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार हो गया भारत में। सत्रह सौ 73 के रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1700 ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या था, इसमें संवैधानिक विकास तो होता करता है। भारत का संवैधानिक विकास इसी में होता है, सब में होता है संवैधानिक विकास, ही ना, इसमें भी होता है। इसमें क्या करता था, ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या करता था, ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखता था, नियंत्रण। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहला तुरी है, इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है भारत का संवैधानिक विकास में, महत्वपूर्ण। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित कर लेता, ब्रिटिश संसद जो था नियंत्रण करके रख लेता था ईस्ट इंडिया कंपनी पर। भारत का संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। इसमें कहा होता था, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण कर ले रहता था कौन, ब्रिटिश के संसद, ब्रिटिश संसद जो था नियंत्रित कर ले रहता था एक पर। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रित स्थापित रहता था। आज 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट कौन दिले था उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नार्थ। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नार्थ ने द्वारा ही गोपनीय समिति के सिफारिश पर
1773 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ था। इसी के तहत रेगुलेटरी एक्ट 1773 के संज्ञा दी गई। पूछेगा तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? 1773 के समय लॉर्ड नॉर्थ हैं। लॉर्ड नॉर्थ क्या किया? तो गोपनीय समिति बनाया। गोपनीय समिति के तहत क्या हुआ? 1773 के एक्ट पारित हुआ। उसी एक्ट को नाम दे दिया गया रेगुलेटरी एक्ट 1773, जिसको कहते गोपनीय समिति के तहत मिला था। तो रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत गोपनीय समिति के तहत रेगुलेटरी एक्ट 1773 नाम दे दिया गया। किसके द्वारा? तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा। गोपनीय समिति के तहत क्या हुआ? रेगुलेटरी एक्ट नाम दे दिया गया गोपनीय समिति के तहत। इस अधिनियम के माध्यम से, यानी कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम तो गोपनीय समिति के तहत रेगुलेटरी एक्ट संज्ञा तो दे दिया है। यही ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट और कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन, किसके अधीन? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन जो होगा मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जाता। भारत में जो कंपनी के अधीन क्षेत्र जो है शासन कर ले कंपनी, वो जो शासन है कंपनी किया वो मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसी के व्यापार के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जो है उसी के निजी मामला नहीं माना जा सकता। भारत में जहाँ जहाँ कंपनी क्षेत्र शासन कर रहा है वहाँ ब्रिटिश कंपनी का निजी मामला नहीं माना जा सकता है। इसके लिए ब्रिटिश संसद इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाएगा और वही कानून के तहत संसद क्या करेगा? ब्रिटिश संसद कानून बनाएगा। कानून बना करके निर्देश देने की पूरा अधिकार है। ब्रिटिश संसद काम है कानून बनाएगा और निर्देश देगा। निर्देश देने का पूरा अधिकार है ब्रिटिश संसद को कि कंपनी कहाँ शासन करेगा नहीं करेगा, कौन एरिया करेगा नहीं करेगा, ये ब्रिटिश संसद का हाथ में रहेगा। यहीं से तो हुआ स्टार्ट संवैधानिक विकास। इसी तरह संविधान का विकास होते होते भारत में भी लोग करने लगता है संविधान के अनुसार विकास। यहाँ पढ़िएगा तो थोड़ा सा डिस्कस निकलेगा। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन जो है, कंपनी के जो अधीन है क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जाता। तो ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कंपनी के जो व्यापारी है उसका निजी मामला नहीं समझा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है तो हाँ तुम्हारा निजी मामला होगा, ऐसा उस क्षेत्र का, कंपनी के क्षेत्र का निजी मामला नहीं है। तो सोचा कि हम कब्जा कर ले तो हमारा तो नहीं है। उस पर कब्जा ब्रिटिश संसद के अधीन कानून बनेगा, वो कानून के तहत ही निर्देश देगा कि कंपनी वहाँ जाकर शासन करो नहीं करो, सब ब्रिटिश संसद के द्वारा कानून बनेगा और कानून निर्देश देगा और निर्देश देने के बाद पूरा अधिकार होगा तब वहाँ पर शासन होगा। नहीं करना है वो संसद ही करेगा। हम कह सकते हैं कि कंपनी को देख रेख करने के लिए ब्रिटिश संसद बनाएगा, ब्रिटिश संसद कानून बनाएगा कंपनी को देख रेख करने के लिए और कंपनी को निर्देश देने का पूरा अधिकार है संसद को। वही कंपनी के शासन जब होगा, कंपनी के शासन, यही शासन को देख रेख करने हेतु इंग्लैंड में 2 संस्था बना। संसदीय संस्था है। संसद एक प्रकार का संस्था है। कंपनी के शासन के प्रशासन जो होगा, कंपनी कहाँ पैसा कैसा प्रशासन कर रहा नहीं कर रहा, उसका देख रेख कौन करेगा? जो निजी मामला नहीं है कंपनी का, उसका देख रेख है। तो इंग्लैंड में 2 संस्था बना। 2 संस्था कौन कौन बना जरा देखते हैं। पहला बना कंपनी को देख रेख करने के लिए 2 संस्था बना इंग्लैंड में। निर्देश मंडल बना, कोर्ट ऑफ डायरेक्ट है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्ट, निर्देश मंडल, हित धारकों का मंडल, कोर्ट ऑफ प्रोप्रियोटर्स बना। निर्देश मंडल हितधारकों का मंडल बना। ये दोनों के द्वारा कंपनी के प्रशासन को देख रेख करता था। ये दोनों संस्था है इंग्लैंड में 2 संस्था है, ये दोनों संस्था का इंग्लैंड का है। ये दोनों क्या करता है? कंपनी के प्रशासन को देख रेख करता है। ये सब बनल था रेगुलेटरी एक्ट 1773 के बारे में देख रहे हैं, ठीक ना, उसी में देख रहे हैं। फिर 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत इस अधिनियम मतलब 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर है तो हाँ गवर्नर तो रहबे करेगा, गवर्नर जनरल नाम था कहा जाने लगा। गवर्नर के साथ साथ गवर्नर के बाद जनरल कहा जाने लगा तथा उसकी सहायता के लिए बंगाल का जो गवर्नर था अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उस गवर्नर जनरल का सहायता करने के लिए क्या होना चाहिए? सहायता के लिए 4 सदस्य वाली कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्य वाली कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत है ना, भारत
बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। वारेन वस वन मैंने पहला लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हंस दिया। क्यों? क्योंकि पहला गवर्नर जनरल था, इसलिए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना 1773 के तहत। कुछ कहना नहीं है, बंगाल के गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। इसी की सहायता के लिए 4 सदस्य वाली कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इस पर पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बना। इसके द्वारा मद्रास, अब बम्बई के जो गवर्नर थे, है ना, मद्रास के गवर्नर था, बम्बई के था, ये मद्रास बम्बई के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गया। मद्रास के है तो हाँ, बम्बई के तो हाँ, तुम बम्बई के रहो, मद्रास के गवर्नर रहो, तो अब बंगाल के गवर्नर के अधीन काम करेगा, ठीक ना। जबकि एक पहले कितना था, 1773 के पहले सभी प्रेसिडेंसी जो था, चाहे मद्रास रहे, बम्बई रहे, बंगाल रहे, सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र रहते थे, स्वतंत्र। देखिए, ये बंगाल है, ये मद्रास है, ये मुंबई है, सब पहले 1773 से पहले स्वतंत्र रहते थे। लेकिन बंगाल जब से बना है, ये दोनों का गवर्नर बंगाल के गवर्नर का अधीन काम करता है। इसी के तहत कलकत्ता में 1773 के बारे में देख रहे हैं। इसी अधीन के तहत कलकत्ता में 1784 में 74 में 73 में तो 1773 में तो रेगुलेटेड पर हुआ। साल भर के बाद 74 में एक उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। कलकत्ता में 1774 में हाई कोर्ट बना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, एगो सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे को बनाया गया 1774 के कलकत्ता में उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया। एक मुख्य न्यायाधीश और प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। सत्रह सौ 73 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत, अधिनियम के द्वारा का मतलब का, रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर है तो हाँ, तो तुमको गवर्नर नहीं, अब गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया, जनरल जोड़ दिया गया, जनरल कहा जाने लगा। उसकी सहायता के लिए जब बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाएगा, तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य, कितना, 4 सदस्य वाली कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्य वाला कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत 1773 के तहत पहले गवर्नर जनरल, जब बंगाल के गवर्नर के बाद जनरल नाम जोड़ दिया गया, तो वही गवर्नर जनरल के सहायता के लिए 4 सदस्य वाली कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उसी के अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल कौन बना, गवर्नर के बाद जनरल नाम जोड़ा गया, तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बना। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग वस वन, यानी कि पहला लॉर्ड वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना, जनरल। 73 के तहत मद्रास मुंबई के, है ना, मद्रास मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। मद्रास अब बम्बई के गवर्नर है जी, तो हाँ, कहाँ के गवर्नर है, मद्रास के, कहाँ के, मुंबई के। अब तो दोनों गवर्नर काम करेगा, बंगाल के गवर्नर के अधीन काम करेगा। जबकि 1773 के पहले के बाद मतलब 1773 के पहले सभी प्रेसिडेंसी, चाहे मद्रास हो, मुंबई हो, बंगाल है, सबके सब तीनों स्वतंत्र रहते थे। पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जो होते थे एक दूसरे से स्वतंत्र होते थे, है ना। मुंबई है, मद्रास है और बंगाल है। पहले 1773 से पहले स्वतंत्र रहते थे यहाँ के गवर्नर, लेकिन जब से 1773 आया है, तब से बंगाल के गवर्नर जनरल बना, और दोनों मुंबई हो या मद्रास हो, दोनों का गवर्नर बंगाल के अधीन काम करेगा। 1773 के अधीन कलकत्ता में 1784-74 ईस्वी में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की स्थापना की गई, है ना। 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में, है ना, बंगाल में था कलकत्ता, है ना, बंगाल का राजधानी कलकत्ता था। कलकत्ता में 1774 ईस्वी में हाई कोर्ट की स्थापना हुआ, और हाई कोर्ट बना 1774 में। तो एक मुख्य न्यायाधीश हो गए, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तीनों अन्य न्यायाधीश के नाम नहीं दिया है, लेकिन लुसेंट में है। कलकत्ता सर एलिजा इम्पे कलकत्ता में स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।
तो कलकत्ता में 1774 में बना उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत बना है। सब 1773 के बारे में पढ़े रहे हैं, ठीक ना। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करना, कंपनी के जो व्यापारी है, कंपनी के जो कर्मचारी लोग होंगे उनको बोल दिया गया 1773 के तहत कि निजी व्यापार करना रोक लगा दिया और भारतीय लोगों से उपहार लेना और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया। कहा कि देखो कंपनी के कर्मचारी लोग 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत यही बात बोला गया कि निजी व्यापार करना बंद करो, और निजी व्यापार मतलब का लोकल अपने आप में व्यापार नहीं करना है। अब भारतीय लोग हैं उनसे उपहार नहीं लेना है, न रिश्वत लेना है, सभी पर प्रतिबंध करा दिया। इसी को देख रेख करने के लिए, कंपनी के कर्मचारी को देख रेख करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि हिंदी बोलते कंपनी की गवर्निंग बॉडी, कंपनी के गवर्निंग बॉडी कहिए, कंपनी का गवर्निंग बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी पर जो नियंत्रण रखा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, कंपनी पर सीधा नियंत्रण रखता था, ये है ना, कंपनी पर सीधा नियंत्रण रखता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी पर नियंत्रण रखता था। कंपनी के लिए भारत में जो कंपनी जो था इसी पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियंत्रण रखता था। यही कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। कहा कंपनी के लिए, कोई भी कंपनी रखा, कंपनी के लिए भारत में क्या करना होगा, अपने राजस्व देना होगा कंपनी के लिए भारत में नागरिक देना होगा, राजस्व की जानकारी, नागरिक की जानकारी कितना नागरिक है भारत में, और सैन्य मामला, भारत में कितना सैन्य लोग है, सेना लोग रखता है भारत, उसकी जानकारी देना आवश्यक कर दिया कंपनी को, है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का बोला देखो कंपनी पर नियंत्रण रखता है, क्यों, कंपनी को यही आवश्यक कर दिया कि भारत में, है ना, भारत में कितना राजस्व हो रहा है, कितना नागरिक है, भारत में कितना सैन्य मामला है, इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियंत्रण रखता था क्या पर, कंपनी पर। कंपनी को कह दिया था, कंपनी पर नियंत्रण रखता था, कंपनी को बोल दिया था कि भारत सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, है ना, सूचना देना हो किस चीज़ में, कि भारत में कितना राजस्व है, कितना नागरिक है, कितना सैन्य मामला है, उसकी जानकारी देना होगा ब्रिटिश सरकार को। ऐसा बोलता है कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलता है। किसको बोलता है, कंपनी को बोलता है। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट का देखें हम लोग, इसमें संवैधानिक विकास हुआ। भारत के संवैधानिक विकास यहीं से स्टार्ट होता है, महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखता था कौन, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण बना करके। 73 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखता था, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करके। ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे उसमें, लॉर्ड नाथ है। इसमें क्या बोला, गोपनीय समिति बना। इसमें बोला 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत गोपनीय समिति बनल था। इसमें यही बात बोला गया था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी का निजी मामला नहीं है। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी का निजी मामला नहीं है, कंपनी के, है ना। इसके लिए क्या होगा, ब्रिटिश संसद को एक कानून बनाना होगा, बना करके और दिशा निर्देश देगा, जैसा कहेगा ब्रिटिश संसद कानून बनाकर वैसा कंपनी काम करेगा। इसलिए कंपनी का प्रशासन जो था इसी को देख रेख करने हेतु तो इंग्लैंड में 2 संस्था बना। उसका नाम है निदेशक मंडल, हितधारक मंडल। निदेशक और हितधारक मंडल। पहले बंगाल के गवर्नर कहा जाता था। जब से 1773 रेगुलेटेड बना तब से गवर्नर जनरल कहा गया। जनरल को सहायता करने के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके तहत प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बना। मद्रास मुंबई को बंगाल के गवर्नर के अधीन रख दिया गया, जबकि पहले 1773 से पहले मद्रास मुंबई गवर्नर जो होते थे सब स्वतंत्र होते थे। 1774 में कलकत्ता में, फिर 1774 में हाई कोर्ट बनता। हाई कोर्ट में बोला गया कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो होंगे सर एलिजा इम्पे को बना दिया गया। फिर बात बोला गया, कंपनी के कर्मचारी को कह दिया गया 1773 के तहत निजी व्यापार नहीं करना है। अब भारतीय लोगों से उपहार लेना, रिश्वत लेना प्रतिबंध लगा दिया और बोल दिया कि ब्रिटिश सरकार का सूचना देना होगा। उस सूचना देने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कर दिया ब्रिटिश सरकार। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी पर सीधा नियंत्रण रखता था। कंपनी क्या करता था, है ना,
भारत में राजस्व कितना है, नागरिक कितना है और सैन्य मामला कितना है, इसका जानकारी कंपनी देता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, और जो ब्रिटिश सरकार को देता था ये जो जानकारी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा, पहले तो 73 में बोला कि ना कोई है ना निजी व्यापार कर सकता है, ना भारतीय लोगों से बाहर ले सकता है, प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। इसने कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र पर कंपनी का किया, भारतीय राज्य क्षेत्र को अधिग्रहण कर लिया, और जितना था भारतीय राज्य क्षेत्र पर, भारत का जितना राज्य था सभी क्षेत्र पर कंपनी को शासन दे दिया कि बंगाल तू संभालो, मुंबई तू संभालो, मद्रास तू संभालो, और सभी क्षेत्र पर, सभी राज्य पर ब्रिटिश का ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। सभी पर ब्रिटिश का ताज पहना दिया गया, सभी राज्य पर ब्रिटिश का ताज पहना दिया गया। इस प्रकार पहला वैधानिक दस्तावेज था, मैंने पहला वैधानिक दस्तावेज माना जाता है सभी राज्यों पर ब्रिटिश का ताज पहला वैधानिक दस्तावेज माना जाता है सभी राज्यों पर कंपनी द्वारा। तो कंपनी द्वारा सभी भारतीय राज्य को अध्ययन कर लिया गया और ब्रिटिश तक का ताज पहना करके इस प्रकार ब्रिटिश का पहला वैधानिक दस्तावेज बन जाता है। ब्रिटिश नियम कानून के अनुसार पहला वैधानिक दस्तावेज था ब्रिटिश सरकार का। ब्रिटिश का ताज मतलब क्या, ब्रिटिश का मैंने शासन चलने लगता है संविधान के अनुसार। पहला वैधानिक दस्तावेज मतलब क्या, पहला शासन चलने लगता है। यहीं से सभी क्षेत्र को, सभी राज्य को दे दिया, अलग अलग कंपनी को बांट दिया, तो कंपनी के हाथ में शासन दे दिया। अब बैठ के चुपचाप ब्रिटिश सरकार पहला वैधानिक दस्तावेज बना दिया। कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। इस एक्ट 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश का जो संसद था उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट थे, इसलिए विलियम पिट के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट पड़ गया 1784 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, इसलिए इन्हीं का नाम पर पड़ गया। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, इन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट पड़ गया ब्रिटिश संसद में। और 1773 के समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नार्थ थे, जो गोपनीय समिति के तहत रेगुलेटरी एक्ट के तहत बनना स्टार्ट होता था। यह ब्रिटिश संसद में होता क्या होता, तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित होता। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के जो व्यापारिक काम था और प्रशासनिक कार्य शक्तियों का कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के जो व्यापारिक और प्रशासनिक जो कार्य था अलग अलग कर दिया गया। कंपनी का जो व्यापारिक कार्य अलग होगा और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिया गया। इसमें व्यापारिक क्रियाकलापों को, यह व्यापारिक क्रियाकलाप के कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक शक्ति कार्यों का बंटवारा कर दिया। वही व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निर्देशों के हाथ में पहले की तरह रखते हुए व्यापारिक क्रियाकलाप को जितना होता था व्यापारिक क्रियाकलाप इसको कंपनी को दे दिया। पहले ही दिया था, आज भी दिया है। पहले भी कंपनी के निर्देशों के हाथ में पहले की तरह रखते हुए कंपनी का क्या व्यापारिक क्रियाकलाप को देख रेख किया, और यही देख रेख रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों और सैनिक राजनीतिक क्रियाकलाप मतलब का, राजनीतिक क्रियाकलाप देश में जितना राजनीतिक क्रियाकलाप हो रहा है, चाहे सैनिक रूप से हो या असैनिक रूप से हो या राजस्व संबंधी हो, जो भी रहेगा, सभी राजनीतिक क्रियाकलाप के नियंत्रण करता था कंपनी और पर्यवेक्षण करता था कंपनी। यही नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्य वाली नियंत्रण बोर्ड मतलब का बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यहाँ से सवाल पूछेगा, व्यापारिक क्रियाकलाप किसको दिया गया? कंपनी को। कंपनी के निदेशक के हाथ में दे दिया गया, जो पहले की तरह था। पहले हूँ तो ना दे दिया, कंपनी द्वारा भारतीय राज्य को दे दिया गया शासन करने के लिए। वही व्यापारिक क्रियाकलाप को कंपनी के निदेशकों के हाथ में चला गया। दे करके कहा कि कंपनी को देखो, तुम लोग के हाथ में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? व्यापारिक क्रियाकलाप। इसको
देते हुए राजनीतिक क्रियाकलाप, व्यापारिक क्रियाकलाप को कंपनी के निर्देशकों के हाथों में पहले की तरह रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलाप में कौन कौन आता है? सैनिक आता है, असैनिक आता है, राजस्व संबंधी आता है। वह राजनीतिक क्रियाकलाप को नियंत्रण करना होगा, पर्यवेक्षण रखना होगा। इसके लिए पिट्सबर्ग एक्ट ने कहा कि इंग्लैंड में 6 सदस्य वाली नियंत्रक बोर्ड स्थापित की गई। 6 सदस्य वाली नियंत्रण मंडल है बोर्ड ऑफ कंट्रोल करो, नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। कहना 6 सदस्य वाले क्यों हल था? राजनीतिक क्रियाकलापों को नियंत्रण रखना, राजनीतिक क्रियाकलाप को नियंत्रण करना और पर्यवेक्षण करना। इसके लिए इंग्लैंड में 6 सदस्य वाला नियंत्रण मंडल बनल था ताकि राजनीतिक क्रियाकलाप को देख रेख कर सके। नियंत्रण मंडल जो है 6 सदस्य वाला ही है, नियंत्रण मंडल कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण मंडल 6 सदस्य कौन कौन है? जो राजनीतिक क्रियाकलापों को सैनिक रूप से या राजस्व संबंधी के नियंत्रण पर्यवेक्षण की देख रेख करता है। कौन करता है? नियंत्रण मंडल 6 सदस्य वाला करता है। इंग्लैंड में स्थापना इसी को की गई थी। किसके लिए? व्यापारिक मामले के लिए। व्यापारिक मामला कहेगा ना, तब आता है राजनीतिक क्रियाकलाप। कौन कौन है? व्यापारिक क्रियाकलाप यानी कि राजनीतिक क्रियाकलाप नियंत्रण पर्यवेक्षण नियंत्रण मंडल करता है। नियंत्रण मंडल कौन है? 6 सदस्य वाला। कौन कौन है? चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव है ना, 4 सदस्य वाला प्रिवी काउंसिल, 4 एकड़ में 4 सदस्य वाला प्रिवी काउंसिल के, इन सभी को नियुक्ति जितना है 2 को, चांसलर ऑफ एक्सचेकर है और राज्य सचिव है। 2 किधर हो गया? चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव, 4 सदस्य वाला प्रिवी काउंसिल, 4 को प्रिवी काउंसिल और राज्य सचिव 5 को, चांसलर ऑफ एक्सचेकर 6 को। इन सभी की नियुक्ति और पदच्युत का अधिकार किसके पास है? सभी की नियुक्ति कौन करेगा? तो सम्राट, इंग्लैंड का जो राजा होता था सम्राट, वही सम्राट को सौंप दिया गया था। इन 6 का सदस्य की नियुक्ति इंग्लैंड का राजा करता था। नियंत्रक मंडल जो था 6 सदस्य होता था। इसमें 6 सदस्य का नाम देखिए इस प्रकार। अब ब्रिटिश भारतीय उपन्यास है, भारतीय उपन्यास है। कौन सा उपन्यास? भारतीय उपन्यास। क्या कर हाथ में? ब्रिटिश वाला। ब्रिटिश पूरा भारत में जो उपन्यास था ब्रिटिश वाला नहीं था, ठीक है। जहाँ जहाँ ब्रिटिश का शासन चलता था उसको कहते हैं ब्रिटिश भारतीय उपन्यास के 2 शासक थे। ब्रिटिश भारतीय उपन्यास के 2 शासक हुआ करते थे। कौन कौन? पहला शासक होता था कंपनी का निर्देशक बोर्ड। जो राज्य या प्रांत जो कंपनी के हाथ में होता था वो कंपनी का निर्देशक बोर्ड दे दिया ब्रिटिश शासक, कंपनी का निर्देशक बोर्ड, और दूसरा बना दिया नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट होता था। पहला ब्रिटिश भारतीय उपन्यास था, तो पहला शासक होता था कंपनी का निर्देशक बोर्ड करता था, कंपनी का निर्देशक बोर्ड, और दूसरा होता था नियंत्रक मंडल के माध्यम से। यही नियंत्रक मंडल जो है 6 सदस्य वाला, इसी के माध्यम से यही 6 सदस्य वाला नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट करता। सम्राट जो इसका नियुक्ति कौन करता था? सम्राट ने करता था। वही नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट करता था। सम्राट में राजा भारतीय उपन्यास का शासक करता था, राजा शासन करता था ना। तो फिर पहला होकर कंपनी का निर्देशक बोर्ड करता था। यह स्थिति 1858 तक बनी रही। नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट जो होता था 1858 तक भारत शासन अधीन तक रहा। ब्रिटिश भारतीय उपन्यास के 2 शासक हुए, कंपनी के निर्देशक बोर्ड, नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट 1858 तक शासक बना रहा। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा था ना 1858 में। देखें अभी देखें ना, ये कहाँ रहा। ब्रिटिश भारतीय उपन्यास के 2 शासक रहे, एक कंपनी का निर्देशक बोर्ड और नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट होता था। वही 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। ब्रिटेन की संसद जो था विभिन्न अवसरों पर अपना अपना कानून बनाता था संसद, और आदेश पत्र जारी करता था। उसी के द्वारा जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखता था ब्रिटिश के संसद। इन्हीं कानून जो है धीरे धीरे विकास हुआ भारत में। संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार होता है 1858 के ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, शासन के तहत, भारतीय शासन के तहत। तो ब्रिटिश भारतीय उपन्यास 2 शासक हुए थे। पहला कंपनी के निर्देशक बोर्ड, दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट जो 1858 तक शासन किया। गवर्नर जनरल की जो परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। कहा गवर्नर जनरल जो था 1773 के
रेगुलेटरी एक्ट के तहत बनल था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उसी को देख रेख सहायता करने के लिए 4 सदस्य वाले परिषद बनाए गए थे। वो 4 सदस्य वाला 4 से कम करके 3 कर दिए गए थे। देखिए यहाँ 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1773 के बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सहायता के लिए इसकी 4 सदस्य वाली कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इस प्रकार पहला गवर्नर जनरल वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। तो वही गवर्नर जनरल की जो परिषद था 4 सदस्य वाला 4 से कम करके 3 कर दिए गए। इस परिषद को जो परिषद है अब 4 परिषद वाला 3 परिषद बन गया। ये 3 परिषद को भारत में प्रशासन करना होगा। भारत में प्रशासन जैसे सैन्य विभाग में प्रशासन, सैन्य प्रशासन हो, सैन्य शक्ति में सेना की शक्ति के बारे में प्रशासन करना, या युद्ध प्रशासन, संधि करना, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की है। सैन्य शक्ति, युद्ध दूसरे देश से युद्ध करना होगा, संधि करना होगा दूसरे देश से, राजस्व देशी रियासत आदि की शक्ति प्रदान, सब सैन्य रूप से सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व, देशी रियासत, इस सभी का शक्ति 3 सदस्य वाले परिषद को दे दी गई। पूछेगा 4 परिषद वाला गवर्नर जनरल का सहायता करने के लिए 4 परिषद अलग किसके समय था? 1773 के रेगुलेटरी एक्ट का तहत था। फिर 4 से घट कर 3 पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में कर दिया गया। इसमें 3 सदस्य वाला परिषद जो बना, इसमें शक्ति दे दिया गया, सैन्य शक्ति की देखरेख, युद्ध, संधि, राजस्व, देशी रियासत आदि की शक्ति प्रदान दे दी गई। 3 सदस्य वाला परिषद को दे दी गई शक्ति। कहा 3 परिषद वाला सभी सबका देखरेख करना है तुमको। पीट्स इंडिया एक्ट के तहत इस अधिनियम का महत्व क्या है? 1784 वाला अधिनियम का महत्व यही है कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को, कंपनी का जो क्षेत्र था, कंपनी के अधीन में जो क्षेत्र था उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर दिया। देखा ब्रिटिश भारत में जहाँ जहाँ कंपनी का क्षेत्र था, यहाँ सगरो था, जहाँ था कंपनी का क्षेत्र वहाँ बना दिया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कर दिया। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को देखा, कंपनी का अधीन क्षेत्र जी हाँ, इसको पहला बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कर दिया कि जहाँ जहाँ कंपनी का क्षेत्र था भारत में वहाँ ब्रिटिश का क्षेत्र घोषित कर दिया, ब्रिटिश कब्जा लिया। जब कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश का क्षेत्र आ गया तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के कार्यभार, कार्यकाल और प्रशासन किसके हाथ में आ जाएगा? तो ब्रिटिश के हाथ में आ जाएगा। जब कंपनी का क्षेत्र ब्रिटिश के क्षेत्र में आ गया तो ब्रिटिश उसकी देखभाल न करेगा। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों को देख रेख और इसके प्रशासन पर, कंपनी के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। कहा कि कंपनी कार्य क्या करेगा देखना। अब कंपनी का प्रशासन क्या है नहीं, उसको पूर्ण नियंत्रण प्रदान की गई किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा। भारत में क्या करता है, एक बार फिर से रिवाइज कर ले। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 इसमें क्या होता है? कंपनी द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र को पर कब्जा कर लेता है, भारतीय राज्य क्षेत्र पर दे देता है। भारत का राज्य क्षेत्र है जहाँ जहाँ कंपनी दे दिया, अब दे करके ब्रिटिश ताज कहा जहाँ जहाँ कम भारत राज्य क्षेत्र होगा वहाँ कंपनी करेगा, और वहाँ कंपनी क्षेत्र को ब्रिटिश ताज कर देगा, ब्रिटिश का राजा बना देगा। ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। कहा कि जहाँ जब भारतीय राज्य है वहाँ कंपनी जाएगा तो ब्रिटिश के राजा ही उस पर कब्जा करेगा। अब ब्रिटिश ही राजा जैसे कहेगा वैसे करना होगा कंपनी को। इस प्रकार जैसे कह रहा है कंपनी को ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश के राजा उसी प्रकार कहने को करने को, इसी को कहा जाता पहला वैधानिक विधि के नियम, जो पहला वैधानिक दस्तावेज था। जहाँ जहाँ भारत राज्य का क्षेत्र था, कंपनी का क्षेत्र था, वहाँ ब्रिटिश सरकार ने अपना क्षेत्र बना लिया। अब बना करके कंपनी के कार्यभार को देखभाल करने के लिए, प्रशासन करने के लिए ब्रिटिश सरकार पूर्ण रूप से नियंत्रित करता था, है ना, कंपनी को। ब्रिटिश संसद में क्या हाल था? तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विलियम पीट के द्वारा ही 1784 में पीट्स एक्ट पारित हुआ था। यही 1784 के पीट्स एक्ट के तहत ही व्यापारिक कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियों कार्यों का अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कंपनी का व्यापारिक है और कंपनी के प्रशासनिक को अलग अलग कर दिया गया। और व्यापारिक मामले पर या क्रियाकलापों पर कंपनी के निर्देश के हाथों में पहले की तरह रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों जैसे सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी के नियंत्रण पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्य वाली नियंत्रक मंडल बनाया गया, स्थापना की गई। व्यापारिक मामलों पर कंपनी को देखरेख करने के लिए व्यापारिक मामलों पर राजनीतिक क्रियाकलाप बनाया गया।
जिसमें राजनीतिक क्रियाकलाप के नियंत्रण पर्यवेक्षण हेतु राजनीतिक क्रियाकलाप को देखरेख करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, पर्यवेक्षण करने के लिए 6 सदस्य वाले नियंत्रण मंडल बनाया गया। 6 सदस्य वाला नियंत्रण मंडल था। 6 सदस्य वाली प्रकार चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राजस्व सचिव, 4 सदस्य वाले प्रिवी काउंसिल था। इसका नियुक्ति और पदच्युत 6 के सम्राट करता था राजा। इस प्रकार ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक होते थे। कौन? एक पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड, कंपनी के नियंत्रक बोर्ड होता था। दूसरा होता था नियंत्रक मंडल 6 सदस्य वाला। दूसरा होता था नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट करता था राजा। 1858 तक चला था शासन, यह बनी रही। फिर गवर्नर जनरल की जो परिषद था 1773 में गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए 4 सदस्य वाला जो परिषद बना था उसको पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 3 कर दिया। करके इस परिषद को 3 परिषद वाला करके परिषद को भारत में शासन के लिए सैन्य पर शक्ति, युद्ध शक्ति, संधि, राजस्व, जैसी रियासत आदि इसी के अधीन 3 परिषद वाला के अधीन दे दिया गया देखरेख करने के लिए। फिर क्या हुआ? इस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था वही कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश का ताज का पहला वैधानिक दस्तावेज था, वही है ना। कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश के आधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर दिया गया। जो कंपनी का क्षेत्र था ब्रिटिश का क्षेत्र कर दिया। इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी के कार्यों को देखरेख, प्रशासन को देखरेख को पूरा नियंत्रण ब्रिटिश सरकार कर लिया। भारत सरकार को भारत में ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों को और इसके प्रशासन पर, कंपनी के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। किसको? ब्रिटिश सरकार को पूर्ण नियंत्रण हो गया कंपनी के कार्य पर, और कंपनी के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखता था ब्रिटिश सरकार। (1786) का अधिनियम बोलता है। क्या बोलता है अधिनियम? 1786 जो भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित भी है। इस अधिनियम के द्वारा मैंने 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके, विशेष परिस्थिति, इसका गवर्नर जनरल का जो हक है ना, कि विशेष परिस्थिति में अपने गवर्नर जनरल का जो परिषद होता है वो परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है। परिषद के जो निर्णय होता है उसको निरस्त कर सकता है, और करके अपने निर्णय को निरस्त भी कर सकता है। और अपना जो निर्णय होता है गवर्नर जनरल का काम है क्या? परिषद के निर्णय को निरस्त कर देगा, और परिषद वाला निर्णय जो है तो उसको निरस्त कर देगा, खत्म कर देगा। अब गवर्नर जनरल अपना मर्जी से निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है, अपना निर्णय लागू कर सकता है। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई है। गवर्नर जनरल को क्या प्रदान की गई है? प्रधान सेनापति की जो शक्ति है उसका प्रदान। तो यहाँ यही देखना है, गवर्नर जनरल के यही है ना, विशेष परिस्थिति में परिषद के जो निर्णय आता है अच्छा बुरा, वो परिषद के निर्णय को खत्म कर देगा, और अपना मर्जी से गवर्नर जनरल निर्णय लागू कर सकता है। और प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान है। प्रधान सेनापति की जितना शक्ति होता है उतना शक्ति गवर्नर जनरल को मिलल है। इस प्रकार दोनों का मतलब क्या? परिषद के निर्णय को खत्म कर देना, और अपना मर्जी से गवर्नर जनरल क्या करेगा? परिषद के निर्णय को खत्म करेगा, और अपना मर्जी से गवर्नर जनरल निर्णय लागू करेगा, ये भी होला। और दूसरा है प्रधान सेनापति की शक्ति का अधिकार गवर्नर जनरल को मिला है। ये दोनों अधिकार सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल था, इन्हीं को प्राप्त मिला था। दोनों अधिकार जो मिलल था सर्वप्रथम किसको मिलल था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिलल था। यानी कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिलल होगा गवर्नर जनरल का दोनों शक्ति मतलब क्या? परिषद के निर्णय को खत्म भी कर सकता है और लागू भी कर सकता है अपनी मर्जी से। लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिलल था, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रधान सेनापति की शक्ति भी मिलल था इसको। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल होगा तब की बात है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल तो परिषद के निर्णय को खत्म भी करके अपना मर्जी से कोई भी निर्णय लागू कभी करता होगा। यही गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, प्रधान सेनापति की शक्ति भी मिलता है इसको। वही का ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ। चार्टर एक्ट 1793 की बात है। 1793 इस अधिनियम के माध्यम से
इस अधिनियम मतलब का चार्टर एक्ट 1793 के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो मिला था, कंपनी के व्यापारिक अधिकार मैंने कोई भी कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको व्यापार करने का अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। कहा चार्टर एक्ट 1793 में कंपनी के व्यापारिक है जी, तो हाँ जाओ कंपनी व्यापारिक है, तुमको अधिकार देते हैं, जाओ 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा देते हैं, जाओ कंपनी का अधिकार मिल गया व्यापार करने के लिए, कितना 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा देगा। अब कहा कि जब कंपनी के व्यापार को अधिकार मिल गया था 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, कंपनी के व्यापार का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ गया, तो अब बोला कि नियंत्रक मंडल के सदस्य जो भी होगा ना, नियंत्रक मंडल के सदस्य देखिएगा, नियंत्रक मंडल के सदस्य है तो हाँ, तो नियंत्रक मंडल के सदस्य है तो हाँ तुमको भारतीय राजस्व से, किससे, तो भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। कहा कि नियंत्रक मंडल के सदस्य है तो हाँ तुमको मिलेगा वेतन, कैसे मिलेगा वेतन, तो भारतीय राजस्व होता है, यही भारतीय राजस्व से वेतन मिलेगा। किसको मिलेगा, भारतीय राजस्व से वेतन किसको मिलेगा, नियंत्रक मंडल को मिलेगा, नियंत्रण मंडल के सदस्य को मिलेगा, भारतीय राजस्व से वेतन मिलेगा। कहा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में, जहाँ जहाँ ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र रहेगा, चाहे यूपी बिहार झारखंड जहाँ भी रहा, देखा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र जीत हाँ, 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 वही ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधि मैंने कानून बना, लिखित विधियों द्वारा प्रशासन का नींव रखे गए। किसका, प्रशासन की नींव रखे गए, सोच लीजिए, लिखित विधि द्वारा प्रशासन के नींव रखे गए, वो लिख करके रखे गए। और सभी कानूनों, जितना कानून बना ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में, और जितना कानून बना और जितना विनिमय बना, सभी कानून हो या सभी विनिमय हो, सभी का व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। कहा कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश क्षेत्र है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र, वहाँ वहाँ लिखित विधियाँ बनाओ, कोई विधि मैंने कानून बना के लिखित, उसी के अनुसार शासन होगा भारत के ब्रिटिश क्षेत्र पर। वही लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखा गया, और जितना सभी कानून है, सभी कानून पर, सभी विनिमय पर व्याख्या होगा, और व्याख्या करेगा कि कैसा प्रशासन चलेगा नहीं चलेगा, वो सभी व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया था 1773 के 93 के चार्टर एक्ट के तहत। तो कुछ नहीं क्रम है, चार्टर एक्ट 1793 के तहत बोलता है कि कंपनी के व्यापार अधिकार के लिए 20 वर्ष के बढ़ा दिया गया। अब बोला कि नियंत्रक मंडल के सदस्य है तो हाँ तुमको भारतीय राजस्व से वेतन मिलेगा। अब बोला कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र जी, तो हाँ ये सब ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र है, ब्रिटिश है वाला क्षेत्र, फ्रांसीसी वाला नहीं, भारत हो लेकिन ब्रिटिश वाला क्षेत्र, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र जी, तो हाँ तुमको लिखित विधि द्वारा प्रशासन होगा, जो लिखा जाएगा विधि नियम उसी के अनुसार उस पर शासन करना है। प्रशासन की नींव रखा गया था, और सभी कानून जितना बनेगा, जितना विनिमय बनेगा, उस सभी का व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया था। 1793 के चार्टर एक्ट को बोला कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। वही 93 में बोलता है कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा। 1813 आता है चार्टर एक्ट, 1800 चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, उसको वही अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है 1813 के तहत, समाप्त करके कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाता है। प्रतिबंध के साथ लग जाता है कि सभी अंग्रेज को, अब बोलता है कि सभी अंग्रेज, जितना भी अंग्रेज होगा, सभी को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई। कहा कि जितना अंग्रेजी है, अंग्रेज है जी, तो हाँ जाओ भारत से व्यापार कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी के व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया। किंतु भले कंपनी को व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया भारत के साथ, लेकिन कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार पर अधिकार बना रहा। कंपनी का जो चाय था, चाय चीन के साथ व्यापार कर सकता था। इसमें बोला 1813 एक्ट के तहत भले भारत में कंपनी के अधिकार को मिल था व्यापार करने के 1793 के तहत, लेकिन समाप्त हो जाता है 13 में, और समाप्त करके या प्रतिबंध लगा करके भारत में कंपनी के व्यापार अधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाता। उसके साथ सभी अंग्रेजों को कहा कि जाओ भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई। किंतु कंपनी भले भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था 1813 के तहत, लेकिन चाय का व्यापार चीन के साथ कर सकता था, ऐसा हक मिला था 1813 के तहत। भारतीय राजस्व से जब 1793 में बोला गया था कि कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार 20 वर्ष के मिला था, बढ़ गया था। वही नियंत्रक मंडल के जो सदस्य है, तो हाँ
भारतीय राजस्व से वेतन मिलेगा। वही भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियंत्रण मंडल को पैसा देगा ना जी, तो वही किससे देगा, तो भारतीय राजस्व से देगा। वही भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम और पद्धति बनाई गई थी कि नियंत्रण मंडल के सदस्य को तो पैसा देंगे, तो ऐसे दे देंगे जितना उतना नहीं ना। इसलिए नियम और पद्धतियाँ बनाई गए किसके तहत, 1813 के तहत नियम और पद्धति बनाई गए। 1866 ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, वही कलकत्ता जहाँ 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था। जो प्रथम सदस्य न्यायाधीश थे, प्रमुख न्यायाधीश एलिजाम्पा थे। वही कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की सरकारों द्वारा बनाए गए विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य बना दिया। कहा कि 1813 के एक्ट 13 का चार्टर बोलता है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। यहाँ कलकत्ता है, यहाँ मद्रास है, यह बम्बई है। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई वही है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की सरकार द्वारा बनाई गई विधियाँ। कौन विधि, जब भारतीय राजस्व में व्यय करना होगा, खर्चा करना होगा भारतीय राजस्व से, वो नियम विधि जो बन रहा था, वही विधियों को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य बना दिया था। कहा ब्रिटिश संसद जो है इसका अनुमोदन करेगा, देख सोच विचार करेगा, तब जाकर भारतीय राजस्व से है ना व्यय होगा कोई पैसा वैसा। ब्रिटिश संसद जो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की सरकार द्वारा बनाई गई विधि बनाता है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की सरकार तीनों मिलकर बनाते हैं कि भारतीय राजस्व से जब व्यय होगा, नियम पद्धति बना। ये नियम पद्धति कौन बना, कहाँ का सरकार बनाया, तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की सरकार बनाया। इसका अनुमोदन कौन करेगा, तो ब्रिटिश संसद करेगा। विधि के जो नियम विधि बना उसका अनुमोदन कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की सरकार द्वारा बनाया गया। इसका अनुमोदन कौन करेगा, चेक, तो ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। हाँ, ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना कोई विधि लागू भी नहीं होगा। वही का ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना ये विधियाँ लागू नहीं की जा सकती है। तो यहाँ से ही ध्यान देना हम लोगों को, भारतीय राजस्व व्यय करने के लिए नियम पद्धति बनाई गई, कहाँ बनाई गई, कहाँ के सरकार द्वारा बनाई गई कि भारतीय राजस्व से पैसा वैसा निकलेगा, तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की सरकार ने बनाया। इसका अनुमोदन कौन करेगा, ब्रिटिश संसद। अनुमोदन का मतलब बिना ब्रिटिश संसद के अनुमति के बिना कोई भी विधि कानून लागू नहीं होगा। ऐसे भारत में भी संसद से कोई विधि नियम कानून लागू होता है, तो ब्रिटिश में भी वही था उस समय। इसी का देखा इसी होने लगा, भारत के नकल करने लगा कि संवैधानिक अधिकार भारत में। अभी 1813 का चार्टर देखना है ना। कंपनी को बोला गया, क्या बोला गया, देखो कंपनी तो गवर्नर जनरल को नियुक्ति करो, गवर्नर जनरल को भी और गवर्नर को भी केवल, और प्रधान सेनापति को भी नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश नियुक्ति तो कर सकता है, लेकिन ब्रिटिश क्राउन का स्वीकृत अनिवार्य थी। कहने का मतलब कंपनी को इतना अधिकार मिला कि गवर्नर जनरल को नियुक्ति कर सकता है, गवर्नर को भी कर सकता है, गवर्नर जनरल को भी कर सकता है, गवर्नर को भी कर सकता है, और प्रधान सेनापति की नियुक्ति कर सकता है। कौन, कंपनी करेगा। लेकिन उसके लिए नियुक्ति ऐसी ना कर देगा, ब्रिटिश क्राउन के स्वीकृति मिलेगा तभी नियुक्ति करना है ना। कंपनी को ब्रिटिश क्राउन से स्वीकृति मिलेगा, अधिकार मिलेगा, तब गवर्नर जनरल और गवर्नर को प्रधान सेनापति की नियुक्ति करेगा। ऐसा 1813 के चार्टर एक्ट बोलता है। यहाँ है एक शब्द गवर्नर जनरल। 1773 के पहले गवर्नर नाम से जाना जाता था बंगाल में, गवर्नर के नाम से जानते थे, लेकिन 1773 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल थे जो नियुक्ति करेगा। 1813 के तहत कंपनी करेगा नियुक्ति उसको। 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारी का अधिकार जो था 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, और 1813 में ख़त्म कर दिया गया था। फिर 13 में ख़त्म करके 1813 में फिर दोबारा कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश हो और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश पर और भारतीय राजस्व से जो नियंत्रक मंडल के सदस्य को भारतीय राजस्व से वेतन मिलता था, वही भारतीय प्रदेश हो या भारतीय राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। 1793 के तहत मिला था कंपनी के व्यापारिक करने का अधिकार मिला था 20 वर्षों के लिए, और 1813 के तहत समाप्त कर दिया गया था। अब अंग्रेजों को भारत के साथ छूट मिल था, लेकिन कंपनी को चीन के साथ चाय चीन कर सकता था, चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला था। फिर वही कंपनी को व्यापार करने के लिए अधिकार तो न मिला दोबारा 1813 के तहत, लेकिन 20 वर्षों के लिए कंपनी को दोबारा
वही कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश व्यापार करने के लिए नहीं मिलता 1870 में, है ना। भारतीय प्रदेश और राजस्व पर, भारत के प्रदेश है ये तो हाँ, भारतीय राजस्व है तो हाँ, इसी पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। किंतु यह स्पष्ट कर भी दिया गया था कि इससे इन प्रदेशों पर, इन प्रदेश मतलब का भारतीय प्रदेश पर क्राउन के प्रभुत्व पर, क्राउन ने ब्रिटिश क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ही वो ना, कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए क्या मिला, भारतीय प्रदेश पर नियंत्रण कर सकता है, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड, कोई भी प्रदेश पर नियंत्रण, और भारतीय राजस्व पर नियंत्रण कर सकता है। किसको कितना पैसा देना नहीं देना है उसका नियंत्रण कंपनी कर सकता है। राजस्व पर नियंत्रण करने का अधिकार मिला, एक यह अधिकार मिला, लेकिन इससे इन प्रदेशों पर क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जब प्रदेश पर नियंत्रण कर रहा है कंपनी, क्राउन के प्रदेश पर असर नहीं पड़ना चाहिए। 1813 के तहत ही एक्ट के तहत भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए, भारत में शिक्षा को प्रसार के लिए 1 लाख रुपया की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। कहने का मतलब कि भारत में शिक्षा का प्रसार होगा, इसलिए 1 लाख रुपया साल में खर्च होगा। और साथ ही भारत में ईसाई मिशनरी जो अंग्रेज का था, धर्म था, वही ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई कि जाओ ईसाई मिशनरी है, अपना धर्म का प्रचार कर सकता है। भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपया हर साल मिलेगा, खर्च होगा। किस एक्ट के तहत? 1813 के एक्ट के तहत मिला। और ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार की अनुमति भी दे देगा 1813 के एक्ट के तहत। या रिवाइज मान लेते हैं, चार्टर एक्ट 1813 बात क्या बोलता है। इसमें भारत में कंपनी का जो अधिकार मिलल था, अधिकार व्यापार करने का अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया। और साथ में सभी अंग्रेजों को बोला गया कि कंपनी का अधिकार को व्यापार करने का अधिकार खत्म हो गया और सभी अंग्रेज भारत में व्यापार कर सकता है, छूट है। किंतु कंपनी को तो अधिकार खत्म हो गया व्यापार करने के लिए, चीन के साथ चाय व्यापार कर सकता था कंपनी, इसमें रोक नहीं था, व्यापार का अधिकार बना रहा। चीन कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार पर एक अधिकार बना है। चाय और चीनी होगा, पता देख लीजिए, चीनी चाय तभी होगा। भारतीय राजस्व से व्यय करने का अधिकार, भारतीय राजस्व से व्यय करना होगा। जो नियंत्रण महामंडल के सदस्य को पैसा मिलता है, वही भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम और पद्धति बनाए गए। नियम पद्धति कौन बनाएगा? कहाँ का सरकार? तो कलकत्ता और बॉम्बे मद्रास के सरकार बनाएगा। इस पर किसके अनुमति से पैसा निकलेगा? भले नियम बनेगा तो ब्रिटिश संसद अनुमोदित करेगा और इसी के अनुमति से पैसा भी निकलेगा, तब जाके भारतीय राजस्व से पैसा खर्च करेगा। कंपनी को गवर्नर जनरल की नियुक्ति, गवर्नर और प्रधान सेनापति को नियुक्ति करने का अधिकार दे देगा। और बोला गया कि ब्रिटिश क्राउन गवर्नर और प्रधान सेनापति की नियुक्ति कौन करेगा? तो कंपनी करेगा, लेकिन यह स्वीकार ब्रिटिश क्राउन के स्वीकृति मिलेगा तभी करेगा नियुक्ति। वही कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राज्यों पर नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया गया। किंतु इस स्थिति में भारतीय प्रदेश पर क्राउन के प्रभुत्व पर, जहाँ जहाँ ब्रिटिश क्राउन के क्षेत्रफल है वहाँ पर क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 1813 के चार्टर एक्ट बोलता है भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए हर साल 1 लाख रुपया खर्चा करेंगे और ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। 1813 के चार्टर एक्ट 1813 देखा। अब चलते हैं 1833, 20 जोड़िएगा 20 10 33, 1833 के चार्टर एक्ट। (1833) का चार्टर अधिनियम देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक, कौन सा प्रशासनिक? ब्रिटिश भारत वाला भारत में है, लेकिन जहाँ जहाँ शासन किया ब्रिटिश, वो वाला एरिया का बोल रहा है। ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम उठाया था। ब्रिटिश भारत जहाँ था ना, जहाँ जहाँ ब्रिटिश भारत था वहाँ प्रशासनिक
बना दिया था, केंद्रीकरण। जहाँ जहाँ ब्रिटिश भारत है वहाँ वहाँ केंद्रीकरण बना दिया। वहाँ वहाँ जब प्रशासन होगा, कैसा होगा प्रशासन? केंद्रीकरण। मतलब होता है ये वाला राज्य रहे, बिहार है, उड़ीसा रहे, जो भी राज्य रहे, सभी का प्रशासनिक केंद्रीकरण हो गया। वो केंद्रीकरण कौन सा कहलाएगा? ब्रिटिश शासन। वही ब्रिटिश के हाथ में सभी का शासन होगा, प्रशासन का भार ब्रिटिश के हाथ में। जब ब्रिटिश के हाथ में जब एक हाथ में होता है उसको कहते हैं केंद्रीकरण। ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा निभाया था, महत्वपूर्ण स्थान देता है 1833। जहाँ जहाँ ब्रिटिश भारत होगा वहाँ वहाँ प्रशासन संभालेगा केंद्रीकरण। और केंद्रीकरण किसके हाथ में रहेगा? तो ब्रिटिश के हाथ में रहेगा। इसकी विशेषता 1833 के चार्टर अधिनियम की विशेषता क्या है कि जहाँ जहाँ भारत के प्रशासनिक होगा, ब्रिटिश भारत, सब भारत नहीं, ब्रिटिश वाला भारत, वहाँ केंद्रीकरण कर दिया गया। और केंद्रीकरण किसके हाथ में रहेगा? ब्रिटिश संसद के हाथ में। इसमें विशेषता ही है, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा कि जब बंगाल, केंद्रीकरण का मतलब क्या कि एक हाथ में। अब जो ये बंगाल है, बंगाल का जो गवर्नर होगा, जनरल होगा, अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि केंद्रीकरण कर दिया ना। केंद्रीकरण का मतलब अब बंगाल का अलग था, उड़ीसा का अलग था, तब अलग अलग ना होगा। अब केंद्रीकरण मतलब एक हाथ में, यानी कि भारत के हाथ में आ गया। बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट बोला था कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था। अब 1773 के समय बना था बंगाल के गवर्नर जनरल बता जनरल। 73 में 1773 में 1833 से है कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो होगा 1773 वाला, उसको हटा दिया, हटा करके उसका कर दिया, अब भारत का गवर्नर जनरल बना देगा। अब कोई भी गवर्नर जनरल बनेगा तो बंगाल का नहीं, अब भारत का बनेगा, जिसमें है ना, जब भारत का गवर्नर जनरल जो बनेगा उसमें सभी नागरिक, सभी सैन्य शक्ति निहित थे, सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। किसमें? भारत के गवर्नर जनरल जो बनेगा इसमें सभी नागरिक रहेगा, शक्ति का निहित, सभी नागरिक का शक्ति और सैन्य के शक्ति के निहित इसी में होगा, भारत के गवर्नर जनरल में होगा। किसको? सभी के नागरिक, किसको नागरिकता प्रदान देना है, नहीं देना है, किसको सैन्य शक्ति में भर्ती कराना है, नहीं कराना है, अब किसके हाथ में चला गया? भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में चला गया। इस प्रकार इस अधिनियम यानी कि 1833 के चार्टर अधिनियम, इस प्रकार इस अधिनियम 1833 के चार्टर अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया था जिसका ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय सब नहीं, जहाँ जहाँ ब्रिटिश का शासन चलता था ना वहाँ वहाँ की बात है। ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था। किसका? भारत का गवर्नर जनरल हो गया, जिसमें सभी नागरिक का और सैन्य शक्ति का निहित इसी में था, भारत के गवर्नर जनरल में था। और ब्रिटिश देखता था कि ब्रिटिश अधिकार वाला भारतीय है जी, तो हाँ वहाँ क्षेत्र पर नियंत्रण रहता था किसका? भारत का गवर्नर जनरल का हाथ में आ जाता था शक्ति। ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण रहता था किसका? भारत का गवर्नर जनरल का। यही गवर्नर जनरल का नियंत्रण रहता था कहाँ? ब्रिटिश अधिकार वाले, जहाँ जहाँ ब्रिटिश अधिकार वाला जो क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र, वहाँ वहाँ अधिकार भारत का गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। वही का ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था किसका? भारत का गवर्नर जनरल का। 1833 का एक्ट देख रहे हैं, चार्टर एक्ट। इसमें जो पहले चलता था गवर्नर उसको खत्म कर देता है, अब भारत का गवर्नर जनरल बना देता था। इसमें 1833 के चार्टर एक्ट बोलता है मद्रास के और बम्बई के जो गवर्नर होता था उस गवर्नर को विधायी शक्ति से वंचित कर देगा। कहा कि मद्रास के और मुंबई के गवर्नर है जी, तो हाँ तो मालूम नहीं है, तो गवर्नर को जब भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है 1833 के तहत, तो मद्रास के और बम्बई के गवर्नर जी, तो हाँ तुमको विधायी मैंने कानून बनाने का अधिकार खत्म, वंचित कर दिया। जब देश में आ गया गवर्नर जनरल तो फिर तुमको गवर्नर का वैल्यू है, इसलिए विधायी शक्ति बनाने का अधिकार खत्म हो जाता है। किसको? मद्रास और मुंबई के। यहाँ मद्रास है, यहाँ मुंबई है, ये मद्रास मुंबई के गवर्नर जी, तो हाँ तुमको विधायी शक्ति बनाने से वंचित कर दिया था। अब तुम मद्रास है, मुंबई, तो हाँ तू अब गवर्नर नहीं बनाएगा, यानी कि गवर्नर रहेगा लेकिन विधायी शक्ति नहीं बना सकता है, कानून नहीं बनाने का अधिकार छीना जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर जनरल बदल था पूरे भारत न पूरे ब्रिटिश भारत इसलिए बोल रहे हैं। भारत में फ्रांस का भी कब्जा था, तो हमको फ्रांस वाला नहीं ब्रिटिश वाला बोल रहे हैं। ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए।
और जो भारत के गवर्नर जनरल जो बना, बोला कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश सरकार है वहाँ वहाँ अब वही गवर्नर जनरल ही विधायिका मैंने कानून बना सकता है और कोई नहीं। अब कानून भी बनाएगा तो असीमित, जितना चाहेगा उतना कानून बना सकता है, विधायिका बना सकता है। भारत के गवर्नर जनरल जो होगा बोला अनलिमिटेड विधायिका बना सकता है। पहले बनाए गए, इसके पहले यानी 1833 के पहले की बात हो रहा है, पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून यानी कि रेगुलेटरी लाज कहते थे। पहले जो बनता था 1833 के पहले कानून, जो कानून बनता था वो नियामक कानून यानी कि रेगुलेटर ला नियामक कानून कहलाता था। 1833 से पहले जो बनता था कौन सा कानून कहलाता था? नियामक कानून। लेकिन जो नया कानून बना, भारत के गवर्नर जनरल जो बोला, भारत के गवर्नर जनरल पूरे ब्रिटिश भारत पर विधायिका बनाने का लिमिटेड हक दे दिया गया भारत के गवर्नर जनरल को। जिस प्रकार नया बना, पुरनका का बोलते नियामक कानून, और जब भारत के हाथ से जब बनने लगा नया कानून, उस नए कानून को तहत बने कानून को अधिनियम कहते थे। नए कानून के तहत बने कानून, नया कानून के द्वारा जो भी नया कानून बनता था भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, उस अधिनियम यानी एक्ट कहा गया। एक्ट आज भी एक्ट चलता है, अधिनियम चलता है। एक पहले 1833 पहले नियामक कानून कहलाता था। इसका मतलब हुआ फिर से एक बार, मद्रास अब बम्बई के गवर्नर को विधायी शक्ति खत्म कर दिया, विधायी कानून बनाने का अधिकार खत्म, वंचित कर दिया। जो भारत का गवर्नर होगा वही विधायिका बना सकता है, वो भी अनलिमिटेड। इस प्रकार जो नया कानून बनता था गवर्नर जनरल द्वारा, उसको अधिनियम कहा गया। एक पहले 1833 के पहले जो कानून बनता था उसको नियामक कानून कहलाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक रूप से चलता है शुरू से, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के जब व्यापारिक निकाय के रूप में जाना जाता था, यानी व्यापारिक निकाय के रूप में कोई भी काम करता था, गतिविधि करता था, इसको खत्म कर दिया गया। अब यह पूर्ण रूप से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, व्यापारिक निकाय को खत्म करके अब वही ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी आया था व्यापार करने, व्यापार का वैल्यू खत्म करके ब्रिटिश सरकार अब कहा कि तो व्यापारी कहला कर रहा है, अब प्रशासनिक निकाय बना, अब तो प्रशासन करो भारत के राज्य पर। जहाँ जहाँ ब्रिटिश राज्य जो है भारत में कब्जे है, वहाँ प्रशासनिक निकाय बना दिया। जब प्रशासनिक निकाय बन गया तो इसके अंतर्गत यानी प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र, जहाँ जहाँ कंपनी का अधिकार वाला जो क्षेत्र था वहाँ ब्रिटिश राजशाही यानी ब्रिटिश का राजा और उसके उत्तराधिकारी, राजा के उत्तराधिकारी के नियंत्रण में आ गए। कहने का मतलब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या व्यापारी निकाय को खत्म कर दिया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, खत्म करके समाप्त करके प्रशासनिक निकाय बन दिया, प्रशासनिक निकाय कर दिया। और कहा कि तू प्रशासन करो इंडिया में। इस प्रकार जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन करता था, जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार जमाता था, वहाँ वाला क्षेत्र ब्रिटिश के राजा के हो जाता था। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र, कंपनी के जो अधिकार वाला जो क्षेत्र था, कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजाशाही के नियंत्रण में आ जाता था, और उसके राजा के उत्तराधिकारी जो भी होता था उसके नियंत्रण में आ जाता था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक निकाय को खत्म करके प्रशासनिक निकाय में ला दिया था ब्रिटिश के राजा के, ताकि जहाँ जहाँ ब्रिटिश क्षेत्र एक कंपनी अपना अधिकार क्षेत्र करके वह हमरे हो जाएगा, ब्रिटिश के राजा का हो जाएगा। इसलिए प्रशासनिक व्यापार को खत्म करके प्रशासनिक सवाल लागू किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक निकाय खत्म करके प्रशासनिक निकाय लागू करवाया था ब्रिटिश के राजा लोग। चार्टर एक्ट 1833 में बोलता है फिर कि सिविल सेवा के चयन के लिए, सिविल सेवा मतलब यूपीएससी बीपीएससी जो भी सिविल सेवा रहेगा, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता माने ओपन कंपटीशन होगा, वही खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया गया। 1833 के अधिनियम की धारा 87 अधिनियम की जो धारा है 87, इसमें लिखल है, क्या लिखल है 87 में, कि रंग के आधार पर, जाति के आधार पर कोरी चमार, रंग के आधार पर उजला गोरा, धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम के आधार पर कंपनी के सेवा से, कोई कंपनी है उसको कंपनी की सेवा करने के लिए भारतीयों को किसी भी पद पर, कोई भी पद रहे सिविल सेवकों में, चाहे यूपीएससी पीपीएससी से, कोई भी पद पर या कार्यालय में और रोजगार में को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, है ना, आधार पर कंपनी की सेवा से भारतीयों को किसी भी पद से नहीं वंचित नहीं करेंगे, हटा नहीं सकते हैं, कार्यालय से नहीं हटा सकते हैं, रोजगार से नहीं हटा सकते हैं, है ना, वंचित नहीं किया जा सकता है।
ऐसा 1833 के धारा 87 में बोला गया है। कालांतर में यही धारा जो है 87 जो धारा है, आज यही धारा प्रशासन भारत में देश आज़ाद होने के बाद भी यही धारा आज कालांतर में यही धारा यानी कि 87 धारा प्रशासन में भारतीयों की मुख्यधारी भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी हुई है। आज यही धारा लागू है जो रंग जाति धर्म के आधार पर किसी भी पद से उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जब विरोध होता है, उसी विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर देगा। इस प्रावधान का मतलब क्या होता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जब हुआ, इसका विरोध कर देगा। यही विरोध कारण इस प्रावधान का 1833 का जो प्रावधान है कि 87 लिखल था, सिविल सेवकों में खुली प्रतियोगिता होगा। इसमें भारत को कंपटीशन देने के लिए हक मिला था। 87 वर्णित में जो किया गया था, रंग जाति धर्म के आधार पर किसी भी भारतीय को किसी पद से कार्यालय में कंपटीशन देकर परीक्षा में दे करके कंपटीशन निकाल के जा सकते हैं, रोका नहीं जा सकता है। वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का विरोध होता है, इसी को समाप्त कर देता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 1833 का प्रावधान है उसको खत्म कर दिया था। किस विरोध के कारण? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण। विधि परामर्श, जब गवर्नर जनरल को विधि बनाने का भारतीय गवर्नर जनरल को विधि बनाने के लिए विधायिका बनाने का हक दे दिया गया अनलिमिटेड। मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका बनाने का हक छीन करके अब भारतीय गवर्नर जनरल को हाथ में दे दिया गया। इसलिए केंद्रीकरण कर दिया जाता है 1833 में। वही विधिक परामर्श हेतु, मैंने कोई भी विधि परामर्श, कोई विधि के विधायिका बनाना है तो परामर्श लेना है कि कानून बनाना है। भारतीयों को ज़्यादा सजा देना है, भारतीयों को कम सजा देना है। कोई भी विधि विधायिका बनेगा ना कानून, वही विधिक परामर्श हेतु विधायिका बनाने के लिए परामर्श लेना है ना, तो वही परामर्श लेने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में, भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद में, अब भारतीय गवर्नर जनरल हो गया ठीक ना, में परिषद में प्रथम विधिक सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। पूछा प्रथम विधिक सदस्य के रूप में कौन थे? प्रथम विधिक सदस्य। अरे भाई विधिक परामर्श हेतु विधिक परामर्श बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद है, तहाँ परिषद है। इसमें प्रथम विधिक सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को बनाया गया नहीं? हाँ बनाया गया। यही प्रथम विधिक सदस्य थे, लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। विधिक सदस्य प्रथम विधिक सदस्य के रूप में कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधिक सदस्य थे। उसे केवल परिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार था। लॉर्ड मैकाले जो था प्रथम विधिक सदस्य था, इसे केवल परिषद की जब बैठक होता था है ना, सदस्य था ना, विधिक सदस्य, प्रथम विधिक सदस्य था। इसमें परिषद के बैठक में भाग लेने का अधिकार था। उसे केवल परिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार था। उसे मैंने क्या कहा, लॉर्ड मैकाले के परिषद की बैठक होता था, उसमें भाग लेने का अधिकार था, इसलिए सदस्य था, मतदान का नहीं था। लॉर्ड मैकाले भले परिषद की बैठक में भाग लेता था लेकिन मतदान नहीं देता था, वोट नहीं देने का अधिकार था। यानी कि विधिक परामर्श ने कोई भी कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद होती थी। ये परिषद होती थी तो इसी परिषद में जो भी आदमी रहता था, इसी परिषद में जाता था कानून बनाने के लिए अधिकार लेने। तो इस परिषद के प्रथम सदस्य कौन थे? तो विधिक सदस्य के रूप में प्रथम सदस्य लॉर्ड मैकाले थे। प्रथम सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। इसमें परिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार था। इसको परिषद में भाग लेने का अधिकार बनाया गया था लॉर्ड मैकाले को, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं बनाया गया था इसको। लॉर्ड मैकाले को कहा तो परिषद में भाग ले लो, इसलिए भाग लिया तो प्रथम सदस्य बन गया, परिषद के विधि का प्रथम सदस्य बन गया, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं मिला इसको। परिषद में सदस्य बन सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं मिला इसको। प्रथम विधिक सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले था, परिषद में भाग लेता था लेकिन वोट देने का अधिकार इसको नहीं मिला था। विधियों के कोई भी कानून बने विधि, वही विधि से परामर्श लेने के लिए गवर्नर जनरल परिषद बनाया गया था। गवर्नर जनरल के परिषद में बनाया गया था। इस परिषद में प्रथम विधिक सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले था। जब परिषद में सदस्य में भाग ले सकता था, वोट देने का अधिकार नहीं था, इसी से परामर्श लेना था। यही विधिक के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार या प्राधिकार दिया गया था। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल का क्या, विधियों को संहिता करना है तो हाँ करना है, इसलिए विधियों को संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया, आयोग का गठन करने का प्रावधान दिया गया था। कि गवर्नर जनरल जो था, भारत के गवर्नर जनरल, उसी को बहुत सा है ना शक्ति मिलल था कि विधि के संहिताकरण बनल था। वो आयोग गवर्नर जनरल बनल था विधियों के संहिताकरण के लिए।
गवर्नर जनरल को आयोग का क्या आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। 1834 में 34 में लॉर्ड मैकाले, वही लॉर्ड मैकाले जो प्रथम विधिक सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले शामिल थे, वही आयोग, वही लॉर्ड मैकाले 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता चल रहा था, क्योंकि सदस्य ही न था। वही लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्य वाली विधि आयोग का गठन किया गया था। पूछेगा 1834 में क्या था, लॉर्ड मैकाले का समय था। लॉर्ड मैकाले का समय क्या था, जो प्रथम विधिक सदस्य के रूप में शामिल था लॉर्ड मैकाले। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या था, 4 सदस्य वाला बना था। 4 सदस्य वाला क्या बना था, विधिक आयोग बना था। विधि आयोग का गठन 1834 में था। कौन किया था 1834 में, लॉर्ड मैकाले किया था। 4 सदस्य वाली विधि आयोग का गठन होता 1834 में। इस सेट के तहत 1843 के 43 से 33 है 1833 के एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। विधि जो विरुद्ध जो था, जो विधि बनल था दास प्रथा को विधि जो बनल था उसको कहा कि दास प्रथा का जो विधि बनल है उसको विरुद्ध घोषित कर दिया, और अंततः 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1833 भारत में जो चलता था दास प्रथा 1829 में खत्म होता था। अच्छा, दास प्रथा है, सती प्रथा 1829 में था। दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। जब ब्राह्मण लोग कहता था दास प्रथा होगा, उसको विधि के विरुद्ध विधि बनाया और विरुद्ध घोषित कर देगा। और अंततः 1843 में दास प्रथा समाप्त कर देगा। दास प्रथा विधि के विरुद्ध घोषित हुआ किस एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। खत्म कब था, 43 में, 10 वर्ष बाद 1833 में बनल था विधि के विरुद्ध घोषित दास प्रथा, और 10 जोड़िएगा 33 + 43 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो क्या कर देखा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत, इसमें ब्रिटिश भारत जितना ब्रिटिश भारत है उस सभी पर प्रशासनिक केंद्र ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण कर दिया गया। और इस अधिनियम के तहत बोला गया, विशेषता ही है कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो था 1773 में बनाया गया था, अब उसको हटा करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और कहा गया कि सभी नागरिक हो या सैन्य शक्ति सब निहत इसी के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत आ गया नागरिक और सैन्य शक्ति का अधिकार। भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा ही भारत के सभी नागरिक का अधिकार मिलेगा और सैन्य शक्ति का अधिकार सब इसी के हाथ में आ जाता, भारत के गवर्नर जनरल में हाथ में आ जाता। इस अधिनियम मतलब 1833 का अधिनियम ने पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। ब्रिटिश अधिकार वाला जितना संपूर्ण भारत था, सब भारत का जो क्षेत्र था उस पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। कौन, 1833 के चार्टर एक्ट रखता था, और भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में होता था। तो वही कर इस अधिनियम ने पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया था। सरकार मतलब का भारत गवर्नर जनरल जो बना था सरकार ने है, जिसका ब्रिटिश अधिकार वाले जितना होता था, ब्रिटिश अधिकार वाला जो क्षेत्र था भारत वाला, देखता था भारत के हाँ तो ब्रिटिश के अधिकार में था, पूरा नियंत्रण होता था गवर्नर जनरल के हाथ में, भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में होता था। 1833 में एक्ट देखते हैं, मद्रास और जब मुंबई के जब भारत के गवर्नर जनरल का अधिकार दे दिया गया, उसी को कहा गया कि तू विधायी शक्ति विधि बनाने का कानून बनाने का अनलिमिटेड अधिकार दे देगा, तो फिर गवर्नर जनरल का वैल्यू रहेगा। इसलिए मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर का विधायी शक्ति बनाने का जो अधिकार था उसको वंचित कर देता, हटा देता, हटा करके भारत के गवर्नर जनरल था उसी को पूरा शक्ति देता, विधि शक्ति बनाने का अधिकार, वो भी अनलिमिटेड देता है। विधायिका बनाने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में चलाता है। जब बनता है तो नया कानून बनने लगता है, उसको कहते हैं अधिनियम एक्ट कहा गया। जो पहले बनता था 1833 के पहले तो उसको नियामक कानून कहा गया, नियामक कानून। और नया कानून जो बना भारत के गवर्नर जनरल द्वारा अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार बोला, ब्रिटिश राजा बोला, तो व्यापारिक निकाय जो था उसको खत्म करो, अब व्यापारिक नहीं, अब प्रशासनिक निकाय बन जाओ, प्रशासन करो, किसी पर कब्जा करो, भारत के शासन पर, भारतीयों पर कब्जा करो, प्रशासनिक निकाय बना दिया। इस प्रकार जो कंपनी जहाँ प्रशासनिक निकाय रखता था, जहाँ कंपनी का अधिकार क्षेत्र होता था, वहाँ ब्रिटिश के जो राजा होता था या राजा को उत्तराधिकारी वो अपने नियंत्रण में ले लेता था।
है ना। इसलिए व्यापारी निकाय हटा करके प्रशासनिक निकाय लगा दिया था ब्रिटिश का राजा लोग। 33 का चार्टर बोलता है सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता कंपटीशन का आयोजन किया गया। बोला गया धारा 87 में बोला गया रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कंपनी के सेवा से भारतीयों को किसी भी पद से, किसी भी कार्यालय से, रोजगार से वंचित नहीं कर सकते। यही कालांतर में यही धारा जो है 87 धारा आज भी भारतीयों को मुख्य आधार बना हुआ है। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आया था, जिसके विरोध हो गया था, है ना। 1833 के तहत विरोध हुआ, इसके कारण प्रावधान किया गया, समाप्त कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को 87 में जब बोला गया था किसी भी भारतीय को परीक्षा में हक है परीक्षा देने के लिए, वही विरोध के कारण, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया जाता है। इसको समाप्त कर दिया जाता किस के कारण? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कारण। विधि परामर्श लेना होगा, उसके लिए एक गवर्नर जनरल की परिषद बनाएगा। वही जो गवर्नर जनरल का जो परिषद होगा, इस परिषद में जो भी आदमी से सलाह लेगा विधि बना सकता है। यही गवर्नर जनरल के परिषद में प्रथम विधि सदस्य बने थे लॉर्ड मैकाले। इन्हीं से विधि बनाने के लिए परामर्श लेना पड़ता था। जो 4 सदस्य वाला परिषद होता था, प्रथम थे यही लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को परिषद की बैठक में भाग ले सकते थे, वोट देने का अधिकार नहीं था। अब परिषद की बैठक में भाग लेंगे तो इन्हीं से सदस्य होने के नाते विधि कानून बनाने के लिए परामर्श लेना पड़ता था कोई के भी। विधियों की संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल जो था, इसको हक तो मिला ही था पूरा कोई भी काम करने के लिए। इसलिए विधियों का संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल ने आयोग गठन किया। और 34 में 10 वर्ष बाद 34 में लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य के रूप में तैयार थे। वही लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनल था 4 सदस्य वाला विधि आयोग का गठन हुआ। विधि संहिताकरण के लिए आयोग का गठन किया गया। जब आयोग का गठन हुआ तो 1834 में लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में 4 सदस्य वाला विधि आयोग का गठन बना दिया गया था। क्या वो 4 सदस्य वाला विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में था। 1833 के एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। विधि के विरुद्ध मतलब क्या? विधि के विरुद्ध घोषित किया गया और अंततः 1847 में दास प्रथा को ही समाप्त कर दिया। दास प्रथा विधि के विरुद्ध है। जब विधि चलता था दास प्रथा, वो विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया दास प्रथा को भारत में। 33 में तो विधि के विरुद्ध घोषित किया कि ठीक नहीं है, और 43 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। तो ठीक नहीं किया जी। 1833 में दास प्रथा खत्म होता है, खत्म नहीं होता, विधि के विरुद्ध घोषित होता और खत्म होता दास प्रथा 1843 में खत्म होता। सती प्रथा 1829 में खत्म होता। 1853 का चार्टर अधिनियम 1793 से लेकर 1853 के बीच जो भी चार्टर बना, उसके अनुसार 1853 का चार्टर अधिनियम अंतिम चार्टर अधिनियम माना जाता, अंतिम था और संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान निभाता है भी। 1793 से लेकर के 1853 के दौरान 1793, 1813 है ना, फिर 1833, इसी प्रकार 1833 के बाद आता है 1853। ये वाला का बात बोल रहा है। वही 1753 में बोला गया था कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और नियंत्रक मंडल का जो भी सदस्य रहेगा वो भारतीय राजस्व से वेतन मिलेगा। 1793 के चार्टर एक्ट में बोला गया था। वहाँ से लेकर के 1853, 1793 से लेकर के 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम, जितना भी पारित हुआ ये सब ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। ब्रिटिश जो संसद जो भी चार्टर अधिनियम बनाया था वो अंतिम चार्टर अधिनियम माना जाता है 1853 वाला का। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह चार्टर महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है, महत्वपूर्ण अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। देखना, भारत का संवैधानिक विकास के ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता है रेगुलेटरी एक्ट 1773, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, इधर था रेगुलेटरी एक्ट 1773, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। यहाँ से भारतीय संसद बनाता है चार्टर एक्ट 1793 से लेकर के 13, 33, 53 महत्वपूर्ण है सब। अब अंतिम यही है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। वही कह रहा 1793 से लेकर 1853 का चार्टर अधिनियम देखा भी अंतिम चार्टर था और संवैधानिक विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है।
चार्टर अधिनियम 1853 बोलता है, इस अधिनियम के द्वारा का मतलब कि 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद, इसके द्वारा गवर्नर जनरल का जो परिषद होगा वही विधायी शक्ति दे दिया गया था। भारत का जो भी गवर्नर जनरल होगा वो परिषद होगा, वही परिषद को विधायी शक्ति दे दिया गया था, है ना। 1833 में उसमें बोल दिया गया था 1833 में विधिक परामर्श 1833 वाला पढ़ते हम लोग, 1833 रहा है। वही विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधिक सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया था। इनको परिषद में बैठक थे, विधिक सदस्य के रूप में पहला आदमी थे जो परिषद में भाग ले सकते थे। मतदान देने का अधिकार नहीं था, मतदान का नहीं अधिकार था, वही विधिक है। 33 के बाद 53 है। गवर्नर जनरल के परिषद को जब विधायी शक्ति बनाने का अधिकार दे दिया गया था, जब प्रथम विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकाले, यही गवर्नर जनरल के परिषद की विधायी शक्ति प्रदान दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 33 में। तो 20 वर्ष बाद 53 में आता है। 53 में यही गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्य से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी। कहा गया ठीक है। 53 में बोला गया गवर्नर जनरल के परिषद है, विधायी कार्यों को क्या करना है, विधायी बने जो कानून बनेगा उस विधायी कार्य को प्रशासनिक कार्य से अलग कर देना है, प्रशासनिक कार्य से अलग कर देना है विधायी कार्य को। गवर्नर जनरल के परिषद का जब भी विधायी होता है या विधि होता है, कानून होता है, उसको अलग करना किससे, प्रशासन के कार्य से अलग कर देना है। कहने का मतलब है कि गवर्नर जनरल का जो परिषद है वो विधायी विधि में कानून आदि भी बनाएगा। जब कानून बन जाएगा तो प्रशासनिक कार्य का भी अलग कर दिया जाएगा, दोनों का अलग कर दिया जाएगा। और गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को किससे अलग करना है, प्रशासनिक कार्य से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और विधि निर्माण अलग तो हो जाएगा दोनों, यही विधि निर्माण होगा, कानून बनेगा। तो वही कानून मैंने विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग से, भारत के लिए बात बोल रहा है, एक अलग सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। कर रहा विधि निर्माण करना है तो हाँ, तो भारत के लिए विधि निर्माण करने के लिए 12 सदस्य वाला विधान परिषद बनाएगा। 12 सदस्य वाला विधान परिषद है। लेकिन 33 में बोला गया था, है ना, क्या बोला गया था कि विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठन का अधिकार दे देगा कि तो आयोग गठन करो कि ताकि विधियों का संहिताकरण हो सके। 1834 में लॉर्ड मैकाले जो प्रथम विधि के सदस्य थे, उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्य वाले विधि आयोग का गठन होता है। ये विधि 4 सदस्य वाला विधि आयोग है, ये का गठन होता है 33 में। और 53 में बोलता है विधि निर्माण के लिए, है ना, प्रशासन को अलग कार्य मिलेगा। इसलिए विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्य वाला, इसमें 12 सदस्य वाला है ना, इसमें है 4 सदस्य वाला विधि आयोग है 33 में। यह 12 सदस्य वाला विधान परिषद है क्या स्थापना की गई थी। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्य वाली विधान परिषद का गठन किया गया था, स्थापना की गई। ऐसे विधि निर्माण कानून बनता है तो लोकसभा बनाएगा, संसद बनाएगा, या विधानमंडल, राज्य में विधानमंडल होता है, विधानमंडल बनाएगा, वही विधान परिषद भी बनाता है, ठीक ना। वही विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग 12 सदस्य वाला विधान परिषद बनाया गया। यही विधान परिषद विधि निर्माण करेगा, कानून बनाएगा। विभिन्न क्षेत्रों वाला, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, अलग अलग प्रांत के विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि चुना कराएगा। जो चुनाव जीत कराएगा इसका सदस्य, जो 12 सदस्य है जो कानून बनाएगा तो विधान परिषद, बहुत से 12 सदस्य, बहुत से विधान परिषद, वही विभिन्न क्षेत्रों से, प्रांतों से प्रतिनिधि चुनाव जीत कराएगा, वही 12 सदस्य वाले बनकर, इसका सदस्य बन करके, मैंने विधान परिषद के जो भी सदस्य 12 हो उसका सदस्य बन करके सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधि का सिद्धांत लागू किया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधि, क्योंकि क्षेत्रीय से आइए रहे चुना करके, तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। क्यों? क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुना कर कार्य थे, इसलिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया विधान परिषद में। परिषद की इस शाखा जो है, शाखा 12 सदस्य वाला या क्षेत्रीय प्रतिनिधि, इस शाखा का मतलब क्या हो गया, इस शाखा का मतलब होता है यही क्षेत्रीय प्रतिनिधि की परिषद की इस शाखा, ये विधान परिषद के क्षेत्रीय प्रतिनिधि शाखा हो गया, छोटा संसद की तरह काम करता है। परिषद की इस शाखा मतलब कि क्षेत्रीय प्रतिनिधि वाला शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया, छोटी संसद की तरह कार्य किया, इसलिए
कि क्षेत्रीय और प्रांत वाला था, इसलिए छोटी संसद की तरह काम किया। इसमें ज़्यादा नहीं ध्यान देना, बस नहीं देखना है कार्य है ना। गवर्नर जनरल के परिषद का विधायी कार्य को क्या करना है, प्रशासनिक कार्य से अलग कर देना है। और विधि निर्माण करने के लिए फिर क्या करेंगे, जब प्रशासनिक कार्य से अलग हो गया विधि परिषद का कार्य, यही विधि निर्माण के लिए अलग से भारत के लिए अलग से 12 सदस्य वाले विधान परिषद बना दिया जाएगा। विधान परिषद में विभिन्न क्षेत्र विभिन्न प्रांतों से चुनाव जीत करके सदस्य आएंगे, इसी में शामिल होंगे विधान परिषद में। और जब शामिल होंगे क्षेत्रीय प्रांत है, इसलिए सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। इसी को कहते हैं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। क्षेत्रीय चुना कर रहा है प्रांत से जाओ विधान परिषद में, इसी को कहा जाता है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहते हैं। ई परिषद में कौन आता है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। यही प्रतिनिधित्व जो शाखा है छोटी संसद की तरह कार्य किया, छोटी संसद की तरह कार्य किया, क्योंकि क्षेत्रीय से था इसलिए छोटी संसद की तरह काम किया। कौन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व काम किया। जब विधान परिषद काम किया, जब भी कहिए सब कहे छोटी संसद की तरह काम किया। कौन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कहिए या विधान परिषद कहिए, बाकी एक है। शाखा ने छोटी संसद की तरह काम किया। कौन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व या विधान परिषद, जब 12 सदस्य वाले होते थे, इसलिए इसको क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को छोटी संसद की तरह कार्य किया, छोटी संसद कहते हैं। गवर्नर जनरल के परिषद में 6 नए सदस्य आया था। 6 नए सदस्य में से 4 का चुनाव बंगाल से, मद्रास से, बम्बई से, आगरा से का स्थापना प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। ये देखिए 1833 के बाद ही 1834 में लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में 4 सदस्य वाले विधि आयोग का गठन होता है, ठीक ना। यही गवर्नर जनरल के परिषद में 33 के अनुसार प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले थे। हम लोग देखें 53 वाला देख रहे हैं। 53 वाला में जब आता है गवर्नर जनरल की परिषद बनता है, जगह में 6 नए सदस्य आते हैं और 6 नए सदस्य में से 4 का चुनाव बंगाल से, 6 को नहीं है 4 को क्या करा, 4 को जो चुनाव होगा, 4 का सदस्य का जो चुनाव होगा परिषद में, गवर्नर जनरल के परिषद में 6 नए सदस्य है ना जीता है, उसमें से 4 का चुनाव परिषद है बंगाल से होगा। 4 का चुनाव कहाँ से होगा, बंगाल से, मद्रास, बम्बई से, आगरा से होगा, लखनऊ। स्थानीय प्रांत सरकारों द्वारा किया जाता था। पूछेगा गवर्नर जनरल का परिषद तो हाँ, उसमें 6 नए सदस्य तो हाँ, उसमें से 4 का चुनाव कहाँ से होता था, स्थानीय प्रांत से होता था। स्थानीय प्रांत सरकार द्वारा होता था, ठीक ना। स्थानीय प्रांत कौन था वो, तो बंगाल था, मद्रास था, बम्बई था, आगरा था। यही बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा, यही 4 प्रांत था जो स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। गवर्नर जनरल परिषद बनल थे, सदस्य बनल थे लोग। बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा के स्थानीय प्रांत सरकारों द्वारा किया जाता था। पूछा गवर्नर जनरल के परिषद में 6 नए सदस्य हैं, इस 6 में से 4 का स्थानीय प्रांत से के सरकार द्वारा चुना जाता था। कहते हैं कहाँ से आते थे, तो बंगाल, बम्बई, मद्रास, बम्बई, आगरा से 6 सदस्य में से 4 आते थे, गवर्नर जनरल के परिषद में आते थे। गवर्नर जनरल के परिषद से आते थे लोग, ठीक है। गवर्नर जनरल परिषद में से 6 सदस्य स्थानीय प्रांत से आते थे, सरकार द्वारा चुना जाता था, बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा से। तो गवर्नर जनरल के परिषद का कार्य क्या था, काम क्या था, काम इसका यही था, है ना। इसका प्रमुख कार्य यही था कि देश के लिए, भारत में देश में है, इसलिए देश के लिए विधि बनाना, माने कानून बनाना था। विधि निर्माण है तो भारत के लिए एक अलग 12 सदस्य वाले विधान परिषद बनल था, जो क्षेत्रीय और प्रांतीय से प्रतिनिधि चुनाव जीत कर गए, इसलिए क्षेत्रीय प्रांतीय विधान प्रतिनिधित्व भी कह सकते हैं, इसको का सिद्धांत भी कह सकते हैं। किसको, विधान परिषद को कहेगा। इसलिए छोटी संसद की तरह काम किया है। यही 12 सदस्य में से 6 नए सदस्य है विधि निर्माण में। तो गवर्नर जनरल परिषद में 12 में से 6 सदस्य बने, जो 4 चुनाव का जीत कर कहाँ से आते थे, बंगाल से, मद्रास से, बम्बई से, आगरा से, स्थानीय प्रांतीय सरकार से आते थे। यही विधान परिषद का प्रमुख कार्य क्या है, प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था, देश के लिए कानून बनाना था 12 के 12 सदस्य द्वारा। किंतु इस विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक था। जो विधि बनता था 12 सदस्य गवर्नर जनरल का परिषद देता, हाँ तो विधि बना सकता है, लेकिन विधि ऐसे नहीं बनाएगा, है ना। विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेना आवश्यक था, तभी विधि बना सकता था, ऐसे नहीं। ऐसी विधियों पर गवर्नर जनरल लगता है कि विधि गलत बना रहा है,
गवर्नर जनरल के पार्षद लोग, तो गवर्नर जनरल की अनुमति लेने पड़ता था। तो उस पर गवर्नर जनरल क्या करेगा, वीटो का भी प्रयोग कर सकता था। गवर्नर जनरल क्या करता है, पार्षद लोग विधि बनाते थे। लगता था कि पार्षद में लोग गलत विधि बना रहे हैं तो गवर्नर जनरल से अनुमति लेना पड़ता था। उस समय जब अनुमति लेना पड़ता था, अगर गवर्नर जनरल को लगता था कि विधि पार्षद लोग विधि गलत बना रहे हैं तो वीटो का भी प्रयोग कर सकता था। एक बार भाई गलत क्या करते थे, 1853 का चार्टर अधिनियम 1793 से 1853 के बीच में ब्रिटिश संसद का क्या चार्टर अधिनियम बनाया, जो सबसे अंतिम चार्टर अधिनियम यही था, जो संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी माना जाता है, संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी के तहत गवर्नर जनरल की परिषद होगा। जो परिषद 33 में बनाया गया था, वही गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिया गया। पृथक में अलग प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिया। कौन, गवर्नर जनरल का जो परिषद होगा, सदस्य होंगे, जो विधायी बनेंगे, उसका विधायी का कार्य को प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिया गया। तब विधि निर्माण करने के लिए कौन बनेगा, जब अलग हो गया तो विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग 12 सदस्य वाला विधान परिषद बना देगा। यही विधान परिषद का स्थापना की गई। इसमें विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न प्रांतों से प्रतिनिधि चुनाव जीत करके इसका सदस्य बनते थे, यानी 12 सदस्य वाला जो विधान परिषद था, 12 सदस्य आते थे विधान परिषद में। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से, प्रांतों से चुनाव जीत करके सदस्य लोग शामिल होते थे। और जब शामिल होते थे इसलिए इसको क्षेत्र लोग चाहते थे ना, लोकल से, इसलिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। इसलिए जो विधान परिषद जो था भारतीय 12 सदस्य वाला, वो छोटी संसद की तरह काम करता, छोटी संसद की तरह काम किया। वही विधान परिषद है ना, वो विधान परिषद है जी, ठीक ना। विधान परिषद में 12 सदस्य है। यहाँ है गवर्नर जनरल, ठीक ना। यहाँ विधान परिषद में 12 सदस्य था विधि बनाने के लिए। यहाँ है गवर्नर जनरल जी। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 गो नए सदस्य आते हैं, और जब 6 गो नया सदस्य आते हैं उसमें से 4 सदस्य का चुनाव स्थानीय प्रांतों से सरकार द्वारा चुना जाता है। बंगाल से, मद्रास से, बम्बई से, आगरा से। बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। यही विधान परिषद का काम था, प्रमुख कार्य था देश के लिए विधि बनाना का काम था, देश के लिए विधि में कानून बनाना था। किंतु विधि को अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेना आवश्यक होता था, तभी विधि बनता था। गवर्नर जनरल लेता है तो अनुमति लेगा तभी विधि बनता था, न तो ऐसे नहीं। ऐसे विधि पर निम्न विधि पर गवर्नर जनरल चाहता, लगता है कि गलत विधि बन रहा है, तो वीटो का भी प्रयोग कर सकता था गवर्नर जनरल। 1853 के चार्टर अधिनियम के अन्य प्रावधान निम्नलिखित है। कौन कौन है, कहा कि बंगाल के प्रशासनिक कार्य है, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक में अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति किया गया। कहा कि बंगाल के जो प्रशासनिक कार्य संभालना है उसके लिए क्या होगा, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हो जाता है। कहा लगे बंगाल के प्रशासन को देखभाल करने के लिए अलग लेफ्टिनेंट की गवर्नर होता है 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। दूसरा बनता है विधि के सदस्य में कानून बनाने के सदस्य थे। हाँ, तो सभी को कहा कि जो आदमी विधि में कानून बनाने का सदस्य लिया है, उस सभी को गवर्नर जनरल की परिषद जो होता है, गवर्नर जनरल की जो परिषद, उसी परिषद को का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। विधि बनाने वाला सदस्य आदमी तो हाँ, तो उसको तू क्वेश्चन करो, विधि बनाने वाला सदस्य ही है, गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बन जाओ, और पूर्ण सदस्य बन जाता है परिषद वाला का। कंपनी के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर पैरवी पर जो होता था सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षा, कंपटीशन परीक्षा के आधार पर लिया गया। कंपनी का जो भी महत्वपूर्ण पद होगा उस पर नियुक्ति कौन होगा, सीधी भर्ती ना होकर के, है ना, सीधी भर्ती हट गया और सीधे कंपटीशन पर परीक्षा होगा। कंपटीशन पर कोई का नियुक्ति होगा, कौन में, कंपनी के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति करना था। कंपटीशन देगा तबे कंपनी के महत्वपूर्ण पद पर जा सकता, ना तो नहीं जाएगा। यहाँ आया है विधि के सदस्य को गवर्नर जनरल के परिषद का पूर्ण सदस्य कर देगा। वही गवर्नर जनरल के परिषद के पूर्ण सदस्य बना देता है कौन, जो विधि के सदस्य होगा। इसमें 6 सदस्य में से 4 का सदस्य का चुनाव बंगाल के, मद्रास के, बम्बई से, आगरा के स्थानीय प्रांत सरकार द्वारा किया जाता है। यही बंगाल को आगे रहे। इसका परिषद का कार्य है कि देश के लिए विधि बनाना। यही विधि बनाने के लिए जो भी सदस्य होगा वो फिर से गवर्नर जनरल के परिषद का भी सदस्य होगा, वो भी पूर्ण सदस्य।
लेकिन विधि जब भी बनेगा तो गवर्नर जनरल की अनुमति की आवश्यक होगा, तभी विधि बन सकता है, ऐसे नहीं गवर्नर जनरल की अनुमति लेना पड़ेगा। इसमें लगता है कि गवर्नर जनरल को लगेगा कि विधि खराब है तो वीटो का भी प्रयोग कर सकता है गवर्नर जनरल, वीटो का भी प्रयोग। वही बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था, अलग प्रकार का। ऐसे गवर्नर था लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्त किया गया था बंगाल के प्रशासनिक को देखभाल करने के लिए, लेफ्टिनेंट का प्रयोग हुआ था। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल का परिषद जो है उसका पूर्ण सदस्य बना देगा। कंपनी के महत्वपूर्ण जो भी पद होगा उस पर सीधा भर्ती नहीं होगा, सीधा कंपटीशन होगा। 12 सदस्य था ना, विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग 12 सदस्य विधान परिषद बना था। तो गवर्नर परिषद के 6 सदस्य था, जो विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया था, और 6 नया न्यायालय था। 6 विधान परिषद में 6 नए सदस्य था। तो 4 का चुनाव बंगाल, बम्बई, मद्रास, बम्बई, आगरा के स्थानीय प्रांत से सरकार द्वारा होता था। 6 इधर और 6 इधर पुरनका, 6 12 हो गया। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग 12 सदस्य विधान परिषद का स्थापना किए गए थे। तो ये 12 हो गया टोटल। का विधान परिषद में टोटल 12 सदस्य था। महेश कुमार वर्मा के